पोकेमोन रेडिकल रिडिक्स 11 से 20 तक। आखिरकार मेरे टेस्ट खत्म हो गए यार, मुझे एक हफ्ते के लिए सोने का मन कर रहा है, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास पहले से ही 4 चैप्टर तैयार हैं, इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए आराम करने जा रहा हूँ। खैर चलिए वापस अपने नियमित अध्याय पर आते हैं। अंडरस्को ऐश के दृष्टिकोण से आखिरकार ट्रिप से वापस आ गया, और यार उस घमंडी, खुद को सब कुछ जानने वाला समझने वाले बच्चे को थप्पड़ मारने से रोकना बहुत मुश्किल था। खैर कुल मिलाकर स्टेटस यह है कि मैं 7 साल का हो गया हूँ, और अगले गर्मियों में असली ओक समर कैंप है जहाँ असली ऐश सेरेना से मिलता है। और ऑरा में मेरी स्पीड अच्छी चल रही है। मैं अभी दूसरों को और दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकता हूँ, और मैं उन्हें आकृतियों में ढालना शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी इस पर और काम करने की ज़रूरत है। और मुझे अगले साल अपना सामान मिलेगा, पता नहीं ये कैसे काम करेगा। अगला साल शुरू हुआ और इस साल बहुत सी चीज़ें घटी और मुझे कुछ मूल्यवान जानकारी सीखने को मिली। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा इवोल्यूशन एव एक तरह की चीज़ है। ये पोकेमोन को हराने से मिलने वाली चीज़ों से ज़्यादा ट्रेनिंग या खाने से मिलने वाली चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पोकेमोन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसका फिजिकल अटैक बढ़ जाता है। अगर आप उसे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उसका डिफेंस और एचपी बढ़ जाता है। अगर आप उसे दौड़ाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इत्यादि। अगली बात, क्षमताएं भी मायने रखती हैं, लेकिन वे अलग तरह से काम करती हैं। अगर किसी पोकेमोन के पास क्षमताएं हैं तो वह उनमें से एक का इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के लिए, निडोकिंग के पास पॉइजन पॉइंट और राइवलरी दोनों क्षमताएं हो सकती हैं, लेकिन वह केवल एक का ही इस्तेमाल कर सकता है। वहीं अगर किसी पोकेमोन के पास कोई छिपी हुई क्षमता है तो वह उसका इस्तेमाल एक ही समय में कर सकता है। उदाहरण के लिए, निडोकिंग के पास शेयर फोर्स है, लेकिन वह अपनी दूसरी क्षमताओं में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी वह पॉइजन पॉइंट और शेयर फोर्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि पोकेमोन में उत्परिवर्तन भी हो सकते हैं जो परिवार, जन्मस्थान या पालन पोषण जैसे कई कारकों से प्रभावित होते हैं। उन्हें एक अलग प्रकार या ऐसी नई क्षमता मिल सकती है जो उनमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दुर्लभ हैं। शाइनी पोकेमोन जितने दुर्लभ तो नहीं, लेकिन फिर भी दुर्लभ हैं। अगली दिलचस्प बात यह है कि कॉम्बो मूव्स होते तो हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल उतना नहीं होता जितना आप सोचते हैं। लांस या लियोन जैसे बड़े ट्रेनर भी इनका इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत कम लोग ही इनका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये सामान्य मूव से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, फिर भी इनके कम इस्तेमाल के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, पोकेमोन में इसका इस्तेमाल करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, पोकेमोन को ऐसा मूव बनाना होगा जो पहले किसी ने न बनाया हो। और तीसरा, पोकेमोन को उस मूव को सीखने के लिए ट्रेनिंग करनी होगी, जबकि उसे पता ही नहीं है कि इसे कैसे करना है, क्योंकि ऐसा पहले किसी ने नहीं किया है, इसलिए यह बेहद मुश्किल है। अगली बड़ी बात, लेवल्स एक तरह की चीज़ हैं। ये ज़्यादातर दिशा निर्देशों की तरह हैं, जिन्हें आप चाहें तो मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, निडोरान 55 लेवल पर अर्थ पावर सीखता है, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित किया जाए या कुछ खास परिस्टेटसियों में, तो वह इसे बहुत पहले भी सीख सकता है। साथ ही शुक्र है कि हम सिर्फ 4 मूव्स तक ही सीमित नहीं हैं। विकास की बात करें तो ये थोड़ा अजीब है। इसका स्तर एक निश्चित सीमा के बजाय विकास की संभावना जैसा है। इसलिए एक रेटिनी 30वें स्तर पर विकसित हो सकता है, या ट्रेनिंग के तरीके के आधार पर इससे पहले या बाद में भी विकसित हो सकता है। शुक्र है, व्यापारिक विकास जैसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। नेचर और आईवी या तो अस्तित्व में ही नहीं है या उनके बारे में कोई नहीं जानता। चाहे जो भी हो, अगर वे वास्तव में मौजूद हैं तो उनका पता लगाना सबसे आसान होना चाहिए। और कक्षाओं की बात करें तो रेंजर विभाग के मूव ट्यूटर सेक्शन में सब ठीक चल रहा है। मैंने अपनी मनचाही ज़्यादातर मूव सीख ली हैं, लेकिन मुझे और भी सीखने की ज़रूरत है, और मुझे नहीं पता कि अगले 2 साल, जैसा कि मैंने सुना है, काफ़ी होंगे या नहीं। मेडिकल की कक्षाएं ठीक हैं, बहुत आसान हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पता नहीं क्यों पोकेमोन की एनाटॉमी समझना बहुत आसान है। इसके अलावा बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है, और सहपाठियों के साथ मेरा मेलजोल बढ़ना कोई नई बात नहीं है। ओक ने अपने शोध के बारे में हमसे बात करने के लिए एक और अतिथि को भेजने का वादा किया है, और आज का दिन काफी नीरस रहा। न कोई बहस हुई, न कोई तर्क वितर्क, यहाँ तक कि यह भी अनुमान नहीं लगाया गया कि वह कौन हो सकता है। बस कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक हरे बालों वाला बीमार लड़का मेरे पास आया। ओह ऐश, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वॉली ने पूछा। ऐश ने जवाब दिया, तुमने अभी पूछा ही तो था। ऐसा लगा कि इससे वॉली थोड़ा ऊसलेव हो गया, इसलिए ऐश ने तुरंत जवाब दिया, मैं मजाक कर रहा था, तुम खुद ही इसमें फंस गए। वैसे तुम क्या पूछना चाहते थे? ये सुनकर वॉली थोड़ा खुश हुआ और पूछा, ऐश, तुम हर बात को लेकर इतने आत्मविश्वासी कैसे रहते हो? तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत सारे सवाल पूछते हो और किसी भी चीज से डरते नहीं हो। तुम तो पोकेमोन ट्रेनर भी बनना चाहते हो। ऐश ने जवाब दिया, तुम क्यों जानना चाहते हो? सच कहूं तो मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा, क्या तुम भी ट्रेनर बनना चाहते हो?
वॉली ने जवाब दिया, ये वो चीज़ है जो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन अपनी बीमारी और डर की वजह से नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा शरीर मेरा पहला पोकेमोन मिलने से पहले ही मेरा साथ छोड़ देगा। इसके अलावा, अगर मैं फैसला भी कर लेता, तो मेरे चाचा चाची मुझे कभी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मुझे कुछ हो न जाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कक्षा के सभी बच्चे उत्सुकता से उन दोनों की ओर देखने लगे। ऐसा होते ही ऐश ने सोचा, चलो क्यों ना अपना सबसे भावुक और प्रेरणादायक भाषण ही दे दूं। तो ऐश ने जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे हमेशा डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं यात्रा के दौरान कुछ हो न जाए, कहीं मैं पहले जिम को ही पार ना कर पाऊं, कहीं मैं हरे भरे जंगल को भी पार ना कर पाऊं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सवाल इसलिए नहीं पूछता क्योंकि मैं होशियार हूं, मैं होशियार इसलिए हूं क्योंकि मैं सवाल पूछता हूं। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो अपने परिवार से बात करें, वे समझ जाएंगे कि क्या आप सच में यही करना चाहते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है, बुराई है इसके बारे में कुछ न करना। डर और कमजोरी से ही हम खुद को पहचानना सीखते हैं। ये हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम अपने जीवन में कभी न कभी कमजोर और भयभीत होंगे, लेकिन हम उनसे सीखेंगे और बदले में आगे बढ़ेंगे। अगर आप अभी डरे हुए हैं और इसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। इसका आनंद लीजिए, आप इस समय अपने जीवन में ऐसे ही हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप इससे उबर जाएंगे। मैं ये जानता हूं क्योंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि आप कमजोर हैं। आपने इसके बारे में बात करने का फैसला किया है, जो आपको उन अधिकांश लोगों से अधिक साहसी बनाता है जो डरे हुए हैं। तो क्या हुआ अगर तुम बीमार हो? तो क्या हुआ अगर तुम असफल हो गए? अगर ऐसा होता है तो कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा कि तुमने कोशिश की, और यह उससे बेहतर है कि सालों बाद तुम इस बात पर अटके रहो कि क्या हो सकता था और तुम्हें वह पहला कदम उठाने के लिए कितना साहसी होना चाहिए था। लेकिन खैर, मुझे क्या पता, कुछ भी नहीं, इसलिए तुम मेरी बात सुन सकते हो या पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है। वॉली के कुछ कहने से पहले ही ओक दरवाजे से अंदर आया और सबको अपनी अपनी सीटों पर बैठने को कहा। जैसे ही कक्षा शांत हुई, ओक ने घोषणा की, आज मैंने कालोस क्षेत्र से प्रोफेसर साइकामोर को आमंत्रित किया है। जैसे ही उसने अपना काम समाप्त किया, काले घुंघराले बालों, नीली आंखों और कानों के नीचे कुछ दाढ़ी वाला एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने नीली कमीज, पीले रंग की बेल्ट वाली काली पतलून, जिसका बकल गोल आकार का था, नारंगी मोजे और भूरे रंग के धारीदार जूते पहने हुए थे। सभी को नमस्कार, मैं प्रोफेसर सिकामोर हूं और मैं मेगा इवोल्यूशन का अध्ययन करता हूं। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि यह क्या है और कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो मेगा इवोल्यूशन एक पोकेमोन को उसके पिछले रूप से भी अधिक शक्तिशाली रूप प्राप्त करने की अनुमति देता है, इसलिए इसे मेगा कहते हैं। किसी पोकेमोन को मेगा इवोल्यूशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज है उस पोकेमोन का मेगा स्टोन, ये कहते हुए वह पीले और लाल धारियों वाला एक नारंगी रंग का गोला निकालता है, और दूसरी चीज है की स्टोन, ये कहते हुए वह एक अजीब प्रतीक वाला इंद्रधनुषी गोला निकालता है। जब कक्षा के सभी बच्चे उत्सुकता से उन दो गोलों को देख रहे थे, तभी उसने आगे कहा, पोकेमोन और उसके ट्रेनर के पास इनमें से एक एक होना चाहिए और उनके बीच एक गहरा बंधन होना चाहिए ताकि वे इस रूप को अनलॉक कर सकें। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने एक तस्वीर निकाली और कक्षा को दिखाई। यह एक मेगा चारिज़ार्ड है। अब अजीब बात यह है कि कुछ पोकेमोन अलग अलग पत्थरों के साथ इसके कई रूप रख सकते हैं। वह काली धारियों वाला एक नीला गोला और एक अलग मेगा चारिज़ार्ड की तस्वीर निकालता है। मैं इस बात पर शोध करता हूं कि कौन से पोकेमोन विकसित हो सकते हैं। हमने बहुत सारे मेगा स्टोन क्वेस्ट्स हैं, लेकिन हमें अभी भी दो मुख्य सवालों के जवाब नहीं पता हैं। पहला, उनकी उत्पत्ति, और दूसरा, कौन से पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी कक्षा में सभी ने हाथ लहराते हुए पूछा कि उन्हें ये कहाँ मिल सकता है या कौन से पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन कर सकते हैं। साइकामोर ने बस इतना ही कहा कि ये पहाड़ों में मिल सकते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछकर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास ये हों। कुछ देर बाद, ओक ने साइकामोर को जाने के लिए कहा। अलविदा कहते हुए ऐश सोचने लगा, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे कीस्टोन कैसे मिलेगा। मेगा स्टोन तो आसान है, मैं अपने पोकेमोन के साथ ध्यान कर सकता हूँ या मेगा आइलैंड जा सकता हूँ, लेकिन कीस्टोन अलग हैं। ऐश को तो अपना कीस्टोन जर्नीज के दौरान ही मिला था। मैं शायद मेगा स्टोन का इस्तेमाल करके उसे क्वेस्ट सकूं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। खैर, भविष्य में देख लूंगा। साल खत्म होते ही ऐश और गैरी ने ओक के समर कैंप में जाने की तैयारी शुरू कर दी। वही जगह जहां ऐश सेरेना से मिला था और वही जगह जहां वह सुबह समय पर पहुंचने के लिए उठा था। अंडरस्को, आप सभी से मेरा सवाल है कि आपका पसंदीदा पोकेमोन टाइप कौन सा है। मेरा वाला शायद बग है। अध्याय शुरू होने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि कोई और कहे। विकी के अनुसार, ऐश 6 साल का था जब वह पोकेमोन कैंप गया था, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वह 6 साल का ही था जब उसने वह कैंप मिस कर दिया था जिसमें गोह और क्लोई गए थे। इसलिए मेरा मानना है कि ऐश अगले साल कैंप जाता है, जिससे उसकी उम्र 7 साल हो जाती है। मैंने सोचा कि किसी और के कहने से पहले मुझे ही कुछ कह देना चाहिए। अंडरस्को, ऐश के दृष्टिकोण से, फिलहाल, ऐश, गैरी,
ग्रीन और येलो के बगल में बस में बैठा है। हैरानी की बात यह है कि इस साल कैंप में किसी और को आने की इच्छा नहीं थी, बाकी सब अगले साल शुरू होने से पहले अपने परिवार से मिलने घर चले गए थे। लेकिन उसने ग्रीन को घर से बाहर निकलने के लिए मना लिया, खासकर इस बात पर तंज कसते हुए कि वह कभी घर से बाहर नहीं जाती। और येलो कैंप में सभी पोकेमोन से मिलने के लिए उत्सुक लग रही थी। और इस समय बस में मौजूद बाकी सभी पैलेट टाउन के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे क्षेत्रों के लोग या तो पहले से ही वहां हैं या बाद में उन्हें ले जाया जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि शिविर के दौरान वास्तव में क्या होने वाला है जिसके कारण सेरेना जंगल में भाग जाती है। मुझे लगता है कि मैं इसका पता बाद में लगा लूंगी। अभी के लिए अपनी आभा का अभ्यास करना बेहतर होगा। ऐश ने अपने विचार समाप्त करते ही खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वे प्रोफेसर ओक के पोकेमोन कैंप के लगभग पहुंच चुके थे। बस में बैठे सभी लोगों को देखकर उसे पता चला कि गैरी, ग्रीन और येलो समेत लगभग सभी सो चुके थे और ओक पहले ही कैंप में पहुंच चुके थे। 1 घंटे बाद बस से उतरते ही ऐश ने अपने पैर फैलाए और चारों ओर देखा। वाह, यहाँ तो अलग अलग क्षेत्रों के बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ होइन से, कुछ सिन्नों से और कुछ कालोस से। चारों ओर देखते हुए उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे वह पहचानता था। नीली आंखों वाली एक छोटी गोरी लड़की जिसने धूप से बचने वाली टोपी और गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी। ये सेरेना थी, जो जाहिर तौर पर यहाँ आकर बहुत घबराई हुई थी। इसके बाद ओक सबके सामने आकर कहता है, हेलो दोस्तों, मेरे पोकेमोन समर कैंप में आपका स्वागत है, जहां आप सभी रेंजरों और प्रजनकों द्वारा लाए गए विभिन्न पोकेमोन के बारे में जानेंगे और उनसे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आसपास के अधिकांश बच्चे बहुत उत्साहित लग रहे थे, सिवाय एक के। मैं आपको 3 अनुमान लगाने का मौका देता हूं और पहले 2 अनुमान मान्य नहीं होंगे। खैर, लगता है अब मुझे पोकेमोन के बारे में सीखना पड़ेगा। इसी बीच होइन में वॉली के दृष्टिकोण से पेटलबर्ग शहर के एक घर में, जहां 4 लोग रहते हैं, 3 लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, हालांकि यह चर्चा एक तरफा लग रही थी। वॉली अपने चाचा और चाची के पास गया और उनसे विनती की कि उसे पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए पढ़ाई करने दें। वॉली, नहीं, मतलब नहीं, तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता, हम ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि उसके चाचा अपनी बात पूरी कर पाते, वॉली ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बोलना शुरू कर दिया। चाचा जी, मैं सच में ये करना चाहता हूँ, मुझे परवाह नहीं कि मेरी बीमारी मुझे कमजोर बना देती है, और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि मैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके शरीर ने उसे तेजी से सांस लेने और दर्दनाक खांसी होने का कारण बना दिया। उसकी चाची ने घबराकर उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, देखो वॉली, तुम थोड़ी देर बोल भी नहीं सकते, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर सकता, कृपया हमारी बात सुनो। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए यह बात कही। मुझे परवाह नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। मैं बिना किसी डर के बाहर जाना चाहता हूँ कि कहीं एक गलत कदम से गिर न जाऊं। मैं पोकेमोन पकड़ना चाहता हूँ, उनके साथ ट्रेनिंग और लड़ाई करना चाहता हूँ, बीमार होने पर भी क्या फर्क पड़ता है, यही तो मेरा सपना रहा है। वॉली ने दृढ़ निश्चय के साथ उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। वॉली के चाचा ने आह भरते हुए सबसे पहले कहा, अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो। मुझे नहीं पता कि स्कूल में तुम्हें क्या सिखाया गया है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमने तुम्हें जाने दिया। अपनी पत्नी की ओर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अगर वह सच में यही चाहता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए, हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? क्या, लेकिन वह बीमार है, हम उसे जाने नहीं दे सकते, वह बच नहीं पाएगा, उसने विरोध करने की कोशिश की। वह अब असहाय टॉचिक नहीं रहा, वह होशियार और साधन संपन्न है। मुझे पता है वह ठीक रहेगा, वैसे भी वह खुद प्रोफेसर ओक के मार्गदर्शन में सीख रहा है, और समय आने पर वह तैयार होगा। यह उसका सपना है और हम उसे उससे छीन नहीं सकते, वॉली के चाचा ने जवाब दिया। ये सुनकर वॉली की चाची ने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में यही चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम हमसे नफरत करते हुए भाग जाओ। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में यही चाहते हो तो जाओ और कम से कम 8 बैज लेकर वापस आओ, मैं चाहता हूं कि तुम अपने किए पर संतुष्ट होकर लौटो। वॉली के चाचा ने मुस्कुराते हुए वॉली की ओर देखते हुए कहा। वॉली की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, हाँ, चिंता मत करो, मैं बैज जरूर वापस लाऊंगा और मैं अपने सपने को पूरा करूंगा। ठीक है, तो चलो जश्न मनाते हैं। जब वांडा अपने प्रेमी से मिलकर वापस आएगी, तो हम उसे यह खबर बताएंगे और फिर जश्न मनाने बाहर चलेंगे। घंटों बाद, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? बधाई हो वॉली, तुमने हमेशा मुझे बताया था कि तुम ये करना कितना चाहते थे और अब आखिरकार वे तुम्हें करने दे रहे हैं। वॉली की चचेरी बहन वांडा ने कहा। वांडा दिखने में वॉली से बहुत मिलती जुलती थी, इतनी मिलती जुलती कि अगर आप ध्यान न दे तो दोनों में भ्रम हो सकता है। हमें जश्न मनाने जाना चाहिए, वांडा चिल्लाई और वॉली को अपने साथ खींच ले गई, जबकि वॉली के चाचाओं ने सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे चले गए। वॉली मुस्कुराया और सोचने लगा, आखिरकार, और यह सब ऐश की सलाह की बदौलत है, मुझे स्कूल दोबारा शुरू होने पर उसे धन्यवाद देना होगा। ऐश की ओर वापसी।
कुछ सप्ताह बीत चुके हैं, शिविर लगभग समाप्त हो चुका है और आश्चर्यजनक रूप से सेरेना भागने के बजाय काफी शांत लग रही थी। शायद ड्रैगनाइट और ओक की निगरानी के कारण इस रफ्तार से तो मुझे शिविर समाप्त होने से पहले उससे संपर्क करना होगा। लेकिन जैसे ही वह अपने विचारों को समाप्त करता है, उसे ओक की आवाज सुनाई देती है, गैरी, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? इस पर गैरी जवाब देता है, जरूर दादाजी। और वह उठकर ओक के पास चला जाता है। ओक ने ड्रैगोनाइट से कहा, मेरी जगह ले लो मेरे दोस्त, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। अब तुम ही सब संभालोगे। ये कहकर वह ड्रैगोनाइट को अपनी जगह पर छोड़कर चला गया। पता नहीं ये सब क्या है। ग्रीन ने पास ही में येलो और ऐश से बात करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? मुझे नहीं पता, शायद उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे प्रोफेसर ओक नाराज हो गए हों, येलो ने कहा। या शायद वह गैरी को पोकेमोन प्रोफेसर होने के चमत्कार दिखाने की कोशिश करेगा, ऐश ने कहा, जिससे ग्रीन को हल्की हंसी आ गई, लेकिन येलो को मजाक समझ नहीं आया। अगले कुछ मिनटों तक जब वे चुटकुला समझा रहे थे, तभी ऐश ने कुछ देखा, एक गोरी लड़की गायब थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो उसने कहा, अरे, मुझे लगता है कोई पोकेमोन जंगल में चला गया है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। अगर मैं 10 मिनट में वापस ना आऊं तो ड्रैगनाइट को बता देना। और इससे पहले कि दोनों लड़कियां कुछ कह पाती, ऐश भाग गया। जंगल में घुसते ही ऐश ने चारों ओर देखा, मुझे न तो सेरेना दिख रही है और न ही वो पोलिवैग। मुझे लगता है कि उन्हें महसूस करने के लिए ऑरा का इस्तेमाल करने का यही सही समय है। जैसे ही ऐश अपनी आंखें बंद करता है, वह सेरेना का पता लगाने की कोशिश में अपनी आभा को बाहर भेजता है, और जैसे ही वह चारों ओर महसूस करता है, उसे एक आकृति डरी हुई दिखाई देती है, और दूसरी आकृति तेजी से पहली आकृति की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। शायद वो वही हो, लेकिन ये पता लगाने का कोई अच्छा तरीका नहीं है कि वो वही है या नहीं। खैर, मुझे लगता है कि मैं। जब वह बोल ही रहा था कि एक छोटी बच्ची की चीख सुनाई दी, मम्मी। अच्छा, ये ठीक है। जैसे ही वह आवाज की ओर दौड़ने लगता है और एक झाड़ी से होकर गुजरता है, वह सेरेना को घायल पैर के साथ थोड़ा रोते हुए देखता है। हेलो, क्या तुम ठीक हो? ऐश ने ये याद करने की कोशिश करते हुए कहा कि असली ऐश ने क्या कहा था। मेरे पैर में चोट लग गई है, सेरेना ने आंखों में आंसू लिए कहा। मुझे लगता है कि इसे आजमाने का यही सही समय है। ऐश एक रुमाल निकालते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं सब ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुमाल बांधते हुए वह ऑरा हीलिंग आजमाना शुरू करता है, और यह काम करना शुरू कर देता है, लेकिन इससे वह थोड़ा थका हुआ महसूस करता है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी उतना अच्छा नहीं हूँ। जैसे ही वह अपना काम खत्म करता है, सेरेना आश्चर्यचकित होकर कहती है, थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा है। वह उठने की कोशिश करते हुए संघर्ष करती है। चिंता मत करो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, अब चलो शिविर वापस चलते हैं इससे पहले कि ड्रैगनाइट को पता चले कि हम चले गए हैं। ऐश ने सेरेना को खड़े होने और वापस चलने में मदद करते हुए कहा। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, मैं ऐश हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? सेरेना धीमी आवाज में जवाब देती है, मैं सेरेना हूँ। शिविर में वापस आते ही सेरेना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ड्रैगोनाइट पीछे से आकर उन दोनों को गले लगा लेता है, मानो वह उनके बारे में चिंतित हो। और पीछे से वह देख सकता है कि ग्रीन और येलो दोनों ड्रैगोनाइट के पीछे खड़े हैं। ड्रैगनाइट। ऐश उन दोनों को विश्वासघात भरी निगाहों से देखता है, फिर ड्रैगनाइट की ओर देखकर कहता है, हे ड्रैगनाइट, क्या तुम हमें नीचे उतार सकते हो, कृपया? ड्रैगोनाइट बात मान लेता है और उन्हें धीरे से नीचे रख देता है। फिर ऐसा लगता है कि सेरेना ऐश से कुछ कहना चाहती है, है, लेकिन ओक ने उसे बीच में ही रोक दिया। ऐश, क्या मैं तुमसे किसी बात पर चर्चा कर सकता हूँ? ये कहते हुए गैरी वापस आ रहा था, जो किसी भी चीज से ज्यादा भ्रमित दिख रहा था। ठीक है, ऐश ने कहा और फिर बाकी सब की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। ये कहते हुए वह ओक से बात करने के लिए आगे बढ़ा। रास्ते में गैरी मिला जिसने उसे खाली निगाहों से देखा। अंदर आकर ओक ने बोलना शुरू किया, ऐश, मेरे चचेरे भाई का एक टास्क क्रम है जिसमें मैं एक छात्र को अलोला भेजूंगा और वह एक छात्र को कांटो भेजेगा। मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप चुने हुए छात्र के रूप में जाने में रुचि रखते हैं? ऐश ये सुनकर हैरान रह गया, मुझे लगता है इसीलिए तुमने गैरी को बुलाया था और उसने मना कर दिया। ओक ने थोड़ी उस्लेव मुस्कान के साथ कहा, हाँ, उसे मेरे चचेरे भाई के पास भेजना आसान होता, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए उसके बाद आप ही सबसे अच्छा विकल्प हैं। ऐश ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले अपनी माँ से बात करनी होगी। ओक मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ, हम अभी ऐसा कर सकते हैं, आप इसे छुट्टी की तरह समझ सकते हैं, मुझे यकीन है कि वह सहमत होगी। जैसे ही ओक कंप्यूटर की ओर बढ़ा, ऐश ने आह भरी, ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। चलो देखते हैं कि पोकेमोन की चालों का अध्ययन करने वाला प्रोफेसर मुझे क्या सिखा सकता है। योजना बनते ही शिविर का समापन शीघ्र ही हो गया। अंडरस्को। मुझे वॉली बहुत पसंद है, वह शायद मेरा सबसे पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी है और उससे जुड़ाव महसूस होता है। अब जब वॉली को चमकने का मौका मिल गया है, तो आइए वॉली के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं।
उसकी चचेरी बहन वांडा गैम्स और मंगा में एक असली किरदार है। मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ये लगभग निश्चित हो गया था कि वॉली की बीमारी या तो तीव्र ब्रोंकाइटिस थी या अस्थमा। उसे केवल सांस लेने में तकलीफ थी। मुझे लगा था कि बचपन में उसे कैंसर था। एक सिद्धांत यह है कि एलीट 4 से पहले अंतिम लड़ाई में हारने के बाद वॉली की मृत्यु हो जाती है, जिसका संकेत फूलों के मृत्यु का प्रतीक माने जाने वाले फूलों से समानता और साउंड ट्रैक से मिलता है। मेरा मानना है कि यह सिद्धांत है कि वह बूढ़ा शर्मीला और डरपोक बीमार लड़का अब नहीं रहा और उसकी जगह अब अधिक आत्मविश्वासी वॉली ने ले ली है। मंगा में वॉली की टीम बिल्कुल अलग थी। मंगा में उसके पास कभी राल्स भी नहीं था। उसका पहला पोकेमोन केक्लियोन था और उसे रूबी का राल सुधार दिया गया था। ऑरर्स में यह संकेत मिलता है कि उसने अपना विशाल पेंडेंट खुद लकड़ी से तराशा था और यह उसके गैलेट के आकार का भी है। मंगा में उसके पास दस्तानों के साथ एक पूरा रेस्पिरेटर सूट है और कहानी के दौरान उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मंगा में वॉली बिना हरे गोले के रेक्वाजा को जगाता है। ठीक है, मैं पासा फेंकने जा रहा हूँ। 1 आने पर मेलो, 2 आने पर लाना, 3 आने पर कियावे, 4 आने पर सोफोक्लेस, 5 आने पर लिली और 6 आने पर पासा फिर से फेंकना होगा। इससे तय होगा कि ऐश की जगह कौन लेगा। अंडरस्को ऐश इस समय एक विमान में बैठा था। वह किसी छात्र अदला बदली या किसी और काम से अलोला जा रहा था। फिलहाल उसे नहीं पता कि किन छात्रों की अदला बदली उससे होगी। साथ ही अपने जन्मदिन के लिए उसे अपने जन्मदिन से थोड़ा पहले निकलना पड़ा, इसलिए जाने से पहले उसे जल्दी से जन्मदिन की बधाई दी गई। हालांकि वह विमान में बैठा है, आधी रात होने में केवल 1 घंटा बचा है और वह आधिकारिक तौर पर 8 साल का हो जाएगा और उसे अपने पुरस्कार मिलेंगे। मुझे हैरानी हो रही है कि जब सबको पता चलेगा कि मैं इस साल नहीं जा रही, तो सब लोग कैसा रिएक्शन देंगे। सिर्फ गैरी, ग्रीन और येलो को ही पता है कि मैं यात्रा कर रही हूँ। वापस आने पर मैं गैरी से पूछ लूंगी, लेकिन अभी मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूंगी। अलोला को सबसे तकनीकी रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। वहां बस जेड मूव्स और प्रोफेसर कोकुई ही हैं जो उसे थोड़ा सहारा देते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि अब मेलो को उसकी माँ के प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए मनाने का समय नहीं है, शायद वो मर चुकी होगी। फ्लैशबैक में मेलो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल की लग रही थी। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं बस तब तक बैठी रह सकती हूँ जब तक मुझे मेरा सामान नहीं मिल जाता। लगभग 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि ऐश सोने ही वाला है कि अचानक उसे पोकेमोन के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलती है जिससे वह चौंक कर जाग जाता है। मुझे इसकी कभी आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगता है मुझे मेरा सामान मिल गया है। ऐसा भी लगता है कि मुझे एक छोटे से तोहफे के तौर पर कुछ अतिरिक्त मिला है, क्योंकि मुझे उन अजीबोगरीब अलोलन पैनकेक की रेसिपी पता है जो किसी तरह साइकिक टाइप को ताकत देते हैं और ऐसी ही कुछ और अजीब चीजें। लेकिन मैं अपनी जेब कैसे खोलूं? चारों ओर देखते हुए वह सोचने की कोशिश करता है, तभी अचानक वह उसके सामने खुल जाती है और वह उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपना हाथ जेली के डिब्बे में डाल रहा हो, और वह एक चिप्स और कागज का एक टुकड़ा निकालता है। ये तो मेरी पोकेडेक्स चिप है, पर ये क्या है? उसने कागज पढ़ना शुरू करते हुए सोचा, हेलो, शायद तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे हर इनाम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया है। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि इनमें से हर एक क्या करता है। PS, जैसे ही तुम इसे पढ़ोगे, ये नोट गायब हो जाएगा। और जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, वो गायब हो गया। खैर, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने अपनी चिप को वापस स्टोरेज में रख दिया। मुझे लगता है कि अभी मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि अपने नए ज्ञान में कुछ अतिरिक्त जानकारी ढूंढूं। कांटों में वापसी, शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत। गैरी का दृष्टिकोण। यार, ऐश, तुम्हें जाना ही क्यों पड़ा? तुम्हारे जाने के बाद लगभग हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ थे, और मैं उन्हें तब तक नहीं बता सकता जब तक दादाजी घोषणा नहीं कर देते, और वे दोनों बदमाश हालात और खराब कर रहे हैं। उसने सिल्वर और पॉल को देखते हुए सोचा। जैसे ही ओक ने सोचना समाप्त किया, वह मंच पर चढ़ गया। हेलो दोस्तों, मुझे आप सभी को वापस देखकर खुशी हो रही है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ ने ध्यान दिया होगा कि आपका एक सहपाठी अनुपस्थित है। चिंता न करें, मैं और मेरा चचेरा भाई अलोला में एक छात्र विनिमय टास्क क्रम में भाग ले रहे हैं, इसलिए वे अगले सेमेस्टर में वापस आ जाएंगे, लेकिन तब तक मैं इस वर्ष के शेष समय के लिए आपके नए सहपाठी का परिचय कराना चाहता हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक छोटा बच्चा मंच पर आ गया। सभी को नमस्कार, मैं सोफोक्लीज हूँ। ऑथर का नोट। हाँ, पासे पर 4 आया, इसलिए सोफोक्लीज फेटशाली बच्चा था, जो समझ में आता है। मुझे लगता है कि सामान्य स्कूल से सबसे ज्यादा फायदा शायद उसी को होता। गैरी ने सोचा, ओह, यह उन सालों में से एक होने वाला है ना? अलोला और ऐश की ओर वापसी। अलोला में उतरते ही ऐश का सामना 2 व्यक्तियों से हुआ। एक गठीले शरीर वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें गहरी थीं, काले बाल थे, सिर पर काले रंग का जूड़ा था और दाढ़ी थी। उसने सामने इंद्रधनुषी डिजाइन वाली सफेद टोपी पहन रखी थी। उसने हरे फ्रेम का चश्मा, मुड़ी हुई आस्तीनों वाला सफेद लैब कोट, हरे रंग की धारी और सफेद डोरी वाली ढीली ढाली ग्रे पैंट और सफेद आउटलाइन वाले हरे जूते पहन रखे थे। ये थे प्रोफेसर कोकुई।
दूसरा व्यक्ति लंबा था और प्रोफेसर ओक से मिलता जुलता था। उसके लंबे भूरे बाल, सांवली त्वचा और भूरी आंखें थीं। उसने नीले रंग की छोटी आस्तीन वाली कॉलर वाली कमीज पहनी थी, जिस पर लाल गोल्डीन और कई सफेद गोले बने हुए थे। उसने सफेद शॉर्ट्स और नीली चप्पलें भी पहनी थीं, साथ ही बाएं हाथ में घड़ी भी थी। यही सैमसन ओक था। सैमसन ने सबसे पहले कहा, अलोला ऐश, मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया है। अलोला में तुम्हारा स्वागत है। मैं पोकेमोन स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और कुकुई तुम्हारा शिक्षक है। प्रोफेसर कुकुई ने आगे कहा, जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ अच्छा लगेगा, रहने की चिंता मत कीजिए। आप मेरे घर पर ही रहेंगे। लेकिन अभी के लिए, चलिए आपको आपके सहपाठियों से मिलवाते हैं। इतना कहकर उन्होंने ऐश को अपने पीछे आने का इशारा किया और बड़ी इमारत की ओर चल दिए। वहां पहुंचने पर कुकुई और ओक ऐश को एक कमरे में ले जाते हैं। जहां पहुंचते ही वह देखता है कि एक अपेक्षाकृत बड़े कमरे में 4 अन्य बच्चे बैठे हैं। कुकुई और ओक बातचीत शुरू करते हैं। अलोला, जैसा कि आप सभी को याद होगा, सोफोक्लेस का इस शैक्षणिक वर्ष के लिए कांटो में तबादला हो गया है। इसलिए मैं आप सभी को फिलहाल अपने नए सहपाठी से मिलवाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह ऐश को अपना परिचय देने का इशारा करता है। नमस्कार, मेरा नाम ऐश है। उसने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर सबने एक एक करके अपना परिचय देना शुरू कर दिया। हे, मैं कियावे हूँ, लाल और भूरे बालों वाले एक बिना शर्ट पहने बच्चे ने कहा। मैं मेलो हूँ, लंबे हरे बालों वाली एक लड़की ने बाउंसवीट फल पकड़े हुए कहा। मेरा नाम लाना है, नीली आंखों और छोटे नीले बालों वाली एक लड़की ने कहा, जिसके सिर पर पोपलियो लगा हुआ था। मेरा नाम लिली है, हरी आंखों और प्लेटिनम सुनहरे बालों वाली एक लड़की ने कहा। इसके तुरंत बाद ही कक्षा के बच्चों ने ऐश से कांटो के बारे में और उसकी रुचियों के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। ऐश, अपनी गलती जानते हुए, पूरी तरह से खुशामद करने लगा। उसने बताया कि उसे नृत्य करना अच्छा लगता है, हालांकि उसे केवल तलवार नृत्य और ड्रैगन नृत्य ही आता है। साथ ही, उसे मछली पकड़ना, खाना बनाना और पोकेमोन के साथ खेलना भी पसंद है। जाहिर है, इसके बाद उन चारों बच्चों पर ऐश की बहुत अच्छी छाप पड़ी। और इसी वजह से वे ऐश से और बात करना चाहते थे। ये देखकर कुकुई और ओक मुस्कुराए और कुकुई बोलने लगी, ठीक है, मुझे यकीन है कि आप सभी क्लास के बाद ऐश से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास के लिए बैठ जाए। ऐश, चूंकि आज तुम्हारा पहला दिन है, तो क्यों ना तुम आज का विषय चुनो। जैसे ही ऐश बैठा, उसने पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ते हैं, प्रोफेसर? ये सुनकर कुकुई मुस्कुराया और बोला, बेशक, मैं पोकेमोन की चालों का अध्ययन करता हूँ। ये देखने में नीरस लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। पोकेमोन ट्रेनर के लिए चालों का समूह अत्यंत आवश्यक है, और मेरा शोध पोकेमोन की चालों के प्रभाव और शक्तियों का अध्ययन करता है, साथ ही कॉम्बो मूव्स और जेड मूव्स को प्रशिक्षित करने के सर्वोत्तम तरीके क्वेस्टता है। ये कहते हुए उसने अपनी जैकेट से एक छोटा क्रिस्टल और कंगन निकाला। ये क्रमशः जेड क्रिस्टल और जेड रिंग हैं। आपको इन दोनों की आवश्यकता है, अपने पोकेमोन के साथ एक मजबूत बंधन की, और अंत में एक विशेष नृत्य जैसी चाल की, जिससे आप जेड मूव नामक एक बेहद शक्तिशाली हमला कर सकें। कोई सवाल है? ऐश ने तुरंत पूछा, ये नृत्य किस लिए है? यह आवश्यकताओं में सबसे बेतुकी चीज लगती है। कुकुई ने उत्तर दिया, इसका उद्देश्य आपके पोकेमोन और आपको आपस में जोड़ना और एक मजबूत बंधन बनाना है। ऐश ने सोचा, अगर यह सिर्फ बॉन्डर के लिए है तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऑरा का इस्तेमाल करूं तो मुझे वह बेवकूफ़ी भरा नाच करने की जरूरत नहीं है। खैर, मैं अभी इस सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए बाकी सवाल बाद में। क्लास खत्म होते ही, हैरानी की बात यह थी कि यहाँ स्कूल का पूरा दिन ऐसा ही होता है। एक ही क्लास होती है और उसके बाद पूरा दिन आपके पास होता है। क्लास खत्म होते ही बाकी के 4 बच्चे सवाल पूछने के लिए तुरंत उनके पास वापस चले गए। जब वे बाहर गए तो उसने उनसे बात करना शुरू कर दिया। ऐश, तुम कहते हो कि तुम्हें नाचना पसंद है, तुमने ये कैसे शुरू किया? कियावे ने पूछा। तुम कहते हो कि तुम्हें खाना बनाना पसंद है, तुमने ये क्यों शुरू किया? मेलो ने पूछा। तुम्हें मछली पकड़ना क्यों पसंद है? लाना ने पूछा। तुम कांटो में किन पोकेमोन से मिले? लिली ने पूछा। ठीक है, ठीक है, एक एक करके उसने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। फिर एक गहरी सांस ली। कांटो में मेरा एक दोस्त है और उसे पोकेमोन के साथ नाचना बहुत पसंद है। उसने स्कूल के दिनों में ही अपना डांस क्लब शुरू कर दिया था, और उसने मुझे भी कुछ खास डांस सीखने के लिए प्रेरित किया। मेरी माँ पैलेट कस्बे में अपना रेस्तरां चलाती हैं। पैलेट में यह इकलौता रेस्तरां है, इसलिए मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और जब भी हो सकता है, मैं उनकी मदद करती हूँ। मुझे मछली पकड़ना पसंद है क्योंकि यह सुकून देने वाला होता है, हालांकि आमतौर पर मुझे मैजिकार भी मिलते हैं। और पोकेमोन की बात करें तो, मैं प्रोफेसर ओक के बगल में रहता हूँ, जो हमारे प्रिंसिपल के चचेरे भाई हैं, और उनके घर के पीछे एक पूरा फार्म हाउस है जहाँ मुझे कभी कभी पोकेमोन मिलते हैं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी और उन्हें थोड़ा अपराधबोध हुआ, इसलिए उन्होंने उससे और कोई सवाल नहीं पूछा और इसके बजाय अलोला और अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया।
और इसी तरह साल बीत गया और कक्षाएं न के बराबर थी। ऐसा लग रहा था जैसे अवकाश और कक्षा का समय बदल गया हो, इसलिए ऐश ने यहाँ रहते हुए कुछ भी नहीं सीखा। फिर भी वह उनमें से हर एक के साथ काफी अच्छा दोस्त बन गया और उन्हें कुछ चीजें सिखाई भी। लेकिन इस दौरान सबसे दिलचस्प बात जो हुई वह थी पैनकेक पोकेमोन रेस देखना। हालांकि उसने दो बातें सीखी। पहली यह कि लिली पोकेमोन को छूने से डरती है, इसलिए वह एनी में लिली के ज्यादा करीब है। वहीं लुसामिन इन दोनों रूपों का मिश्रण लगती है, जो चिंताजनक है क्योंकि भले ही वह अभी तक पागल नहीं हुई है, लेकिन इसके होने की संभावना शून्य नहीं है। और इसी तरह समय बीतता गया और आखिरकार वो समय आ गया जब ऐश को कांटो वापस जाना पड़ा। वे सब उसे विदा करने आए थे और यह स्पष्ट था कि वे सब उसे जाते देखकर दुखी थे। फिर ऐश ने कहा, अरे स्लेव मत हो, हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। खुश रहो कि अलविदा कहना दुखदाई है, इसका मतलब है कि हम सच्चे दोस्त थे। इसे अलविदा मत समझो, इसे किसी और दिन के लिए स्वागत समझो। मैं एक दिन वापस जरूर आऊंगा, आखिर हम दोस्त हैं। तो अलविदा और फिर मिलेंगे। जैसे ही वह विमान में चढ़ा और खिड़की से बाहर देखा, मैंने देखा कि सब लोग उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। जब वह उड़ने लगा, वह बहुत खुश था, खासकर अब जब उसका केवल 1 साल बचा था और फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और वह अपनी यात्रा शुरू करेगा। अरे माफ करना, ये थोड़ा देर से आया है, कुछ चीजें हुई और यह अध्याय डिलीट हो गया, इसलिए मुझे इसे याददाश्त के आधार पर जल्दी से दोबारा लिखना पड़ा। मैं रेनेगेड प्लेटिनम खेल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी टीम के साथ ईवी ट्रेनिंग पूरी की, मेरी बहन ने मेरी सेव फाइल डिलीट कर दी। मैंने डैमेज कैलकुलेशन करने, ग्राइंडिंग करने और अच्छे आरएनजी की उम्मीद में बहुत समय बर्बाद कर दिया। पहले मैंने मार्स और जुपिटर से बिना हारे लड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ गया। खैर, मुझे बस अपनी भड़ास निकालनी थी। ऐश का दृष्टिकोण। जैसे ही विमान कांटों में उतरा, ऐश विमान से बाहर निकलने लगा। विमान से बाहर निकलते ही उसने देखा कि 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उसकी माँ डेलिया, प्रोफेसर ओक और गैरी। सबसे पहले ओक ने उसे देखा और हाथ हिलाकर ऐश का अभिवादन किया, उसके तुरंत बाद बाकी दोनों ने भी ऐसा ही किया। हेलो मेरे बेटे, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अलोला में तुम्हारा प्रवास कैसा रहा? ओक ने पूछा, तभी डेलिया ने ऐश को गले लगा लिया। हेलो, जब तुमने कहा था कि यह छुट्टी जैसा होगा तो तुम मजाक नहीं कर रही थी। ऐश ने थोड़ा व्यंग्य करते हुए कहा, पैलेट वापस जाते समय मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारा आना जरूरी है, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे बिना यहाँ कितना उबाऊ माहौल हो गया था। हर कोई पूछता था कि तुम कहाँ थे। और तुम्हारी जगह जो नया लड़का आया था, वो तो किसी से बात भी नहीं करता था, वो ज्यादातर समय पढ़ाई करने या अलोला में अपने पोकेमोन को याद करने में बिताता था। गैरी ने ऐश के वापस आने पर बेहद खुशी जताते हुए कहा। पैलेट लौटते समय ऐश ने उन्हें अलोला में अपने कारनामों के बारे में बताया और बदले में गैरी ने उसे बताया कि स्कूल से दूर रहने के दौरान उसे किन किन चीजों की कमी महसूस हुई। जैसा कि उसने कहा, हर कोई उसके बारे में पूछ रहा था, कक्षाएं हमेशा की तरह चल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वॉली ने पोकेमोन ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उसके लिए अच्छा है। पैलेट टाउन के पास पहुंचते हुए ऐश ने कहा, मुझे लगता है मेरे जाने के बाद तुमने और भी दिलचस्प कारनामे किए होंगे। हाँ, लगता है अलोला में बहुत बोरिंग था, मुझे खुशी है कि मैंने दादाजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, गैरी ने जवाब दिया। खैर, अब बस ये आखिरी सेमेस्टर बचा है, फिर हमें बस तुम्हारे 10 साल के होने का इंतजार करना है और फिर हम सब अपनी यात्रा पर निकल पड़ेंगे। ये सुनकर डेलिया के कान खड़े हो गए। ओह, मुझे याद आया। जन्मदिन मुबारक हो, घर पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। डेलिया ने ऐश को घर ले जाते हुए कहा, जहां उसके लिए केक रखा था, एक इच्छा मांगो। ऐश ने मोमबत्तियां बुझाईं और कमरा अंधेरा हो गया। विद्यालय वर्ष की शुरुआत। कांटो के बच्चों के स्कूल के आखिरी साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐश के स्कूल पहुंचते ही उसके दोस्तों और सहपाठियों ने उसका स्वागत किया, यहां तक कि पॉल और सिल्वर भी उसे देखकर थोड़े खुश दिखे। उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनमें ये भी शामिल था कि वे कहाँ थे और क्या हुआ था। उन्हें कुछ उल्लेखनीय बातचीत का भी अनुभव हुआ, जैसे कि वॉली ने उनके पास आकर उन्हें ट्रेनर बनने की कोशिश करने का साहस देने के लिए धन्यवाद दिया। बहुत बढ़िया, उन्होंने सोचा। जैसे ही भीड़ कम होने लगी, ओक मंच पर चढ़े और बोलने लगे, सभी को नमस्कार, एक और साल में आपका स्वागत है, और आप में से कुछ के लिए ये स्कूल का आखिरी साल है। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप में से अधिकांश जानते हैं, कांटो से आए लोगों के पास यहाँ पढ़ाई जारी रखने या स्नातक होने और अपने किसी भी सपने या मनचाही शिक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प होगा, इसलिए जश्न के तौर पर आप सभी आगे आकर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने माइक खुला छोड़ दिया ताकि कांटो के बच्चे आकर अपने लक्ष्य बता सकें। अधिकांश छात्र ओक के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन 5 छात्र ऐसे भी थे जिनके जवाब अलग थे। ऐश, मैं आगे बढ़कर लीग को चुनौती दूंगा। गैरी, मैं जाकर पोकेमोन मास्टर बनूंगा। ग्रीन, मैं अपने साहसिक टास्क पर जाऊंगा। येलो, मैं विरिडियन सिटी वापस जा रहा हूँ। क्लोई, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वर्मिलियन सिटी वापस जा रही हूँ।
अंडरस्कोर। जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ा, यह एक तरह से जीत का जश्न मनाने जैसा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा जो उसे पहले से ही स्पष्ट रूप से पता था। उसे कानूनी रूप से मेडिकल स्कूल जाने की अनुमति भी मिल गई थी किसी तरह। काश मेडिकल स्कूल जाना इतना आसान होता, ऐश ने सोचा। इसके अलावा ऐश को पता चला कि बेस स्टैट्स का कुल योग भी एक चीज है, लेकिन इसे ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ाया भी जा सकता है। सेमेस्टर के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि एक क्लास ट्रिप थी जिसमें सभी लोग फिल्म देखने गए थे। जो फिल्म दिखाई गई वह ओरिजिनल पोकेमोन मंगा पर आधारित एक अजीब सी पोकेमोन फिल्म थी, जिसमें रेड और उसका साथी, एक बोलने वाला क्लैफेरी, थे। ये फिल्म क्यों है? उसने सोचा, इससे बेहतर सवाल क्या हो सकता है, ये फिल्म कैसे है? इसमें तो भूरे रंग के ओनिक्स का दृश्य भी दिखाया गया है, जिसका वर्णन मैं अपनी मानसिक सेहत के लिए नहीं करूंगा, लेकिन लगता है कि बाकी कक्षा ने इसका आनंद लिया। लेकिन ओक ने वादा किया कि शैक्षणिक सत्र समाप्त होने से पहले एक और प्रोफेसर आकर बात करेंगे। साथ ही अपने ज्ञान का पुनरावलोकन करते हुए उन्होंने एक नई बात सीखी, उन्हें पोकेब्लॉक बनाना आता था, लेकिन यह अलग है। ये सिर्फ प्रतियोगिता कौशल बढ़ाने के बजाय पोकेमोन को देने पर ट्रेनिंग के दौरान बेहतर परिणाम देता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ऐश अब बैरियर बना सकता है, लेकिन उनमें अभी भी कुछ सुधार की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है, भ्रष्ट नहीं होना है। लेकिन जिस दिन हमें स्कूल से छुट्टी मिली थी, उस दिन ऐश और गैरी ने मछली पकड़ने की प्रतियोगिता की कि कौन सबसे दिलचस्प चीज पकड़ सकता है। और जैसे ही उन्होंने जाल खींचा, उन्हें एक जंग लगा हुआ पोकेबॉल मिला, और जैसे ही उन्होंने उसे खींचा, पोकेबॉल दो टुकड़ों में टूट गया। लेकिन कुछ बहस के बाद ज्यादातर गैरी की तरफ से वे अपनी प्रतिद्वंद्विता के प्रतीक के रूप में दोनों हिस्सों को रखने पर सहमत हो गए। अंडरस्कोर। जिस दिन प्रोफेसर आने वाले थे, उस दिन शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने वाला था। कक्षा के छात्र उस समय अपने उन 5 अन्य छात्रों से बात कर रहे थे जो स्कूल छोड़कर जा रहे थे। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा, दोस्त, टिएर्नो ने ऐश से कहा, और बाकी बच्चे भी उसके साथ शामिल हो गए। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सब जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने अभी शुरुआत ही की थी। ऐसा लगता है जैसे हमने साथ में स्कूल शुरू किए हुए 4 साल हो गए हैं, बियांका ने कहा, और उसके ऐसा कहने के बाद सबने उसकी तरफ देखा। बियांका, 4 साल हो गए हैं, चेरेन ने कहा। बियांका ने बस अपना सिर पीटकर जवाब दिया। यार, मुझे तुम सब से बहुत जलन हो रही है। मुझे तो अभी भी जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। काश मैं भी ग्रेजुएट हो पाता। स्कूल में फंसा हुआ मैं सबसे महान पोकेमोन ट्रेनर कैसे बन पाऊंगा? बैरी ने कहा। बस तुम इंतजार करो, ग्रेजुएट होते ही मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगा। हाँ, तुम्हारी यही इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अगला लीग टूर्नामेंट देखेंगे क्योंकि मैं वहां मौजूद रहूंगा और आप एक सच्चे पोकेमोन मास्टर को जीतते हुए देखेंगे, गैरी ने बड़े घमंडी अंदाज में कहा। खैर, मुझे लगता है कि भले ही वह घमंडी न हो, फिर भी वह पहले सीजन वाला गैरी ही है, ऐश ने सोचा, और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं हर लीग में भाग लेने के लिए हर क्षेत्र का दौरा करूंगा, इसलिए मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे। ये सुनकर कक्षा के अधिकांश छात्र थोड़े खुश हो गए, और विशेष रूप से 3 छात्रों ने सोचा कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो वे साबित कर सकते हैं कि वे श्रेष्ठ पोकेमोन ट्रेनर हैं। जब वे बातें कर रहे थे तभी अचानक दरवाजा खुला और ओक एक और महिला के साथ अंदर आई। हेलो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग अपने सहपाठियों के स्नातक होने से उत्साहित होंगे, लेकिन अभी मैं आप सभी को प्रोफेसर मैग्नोलिया से मिलवाना चाहूंगी। ये सुनकर प्रोफेसर मैग्नोलिया आगे आई और कक्षा पर नजर डालते हुए बोली, हेलो सब लोग। मुझे यहाँ आकर खुशी हो रही है। आप सब बहुत प्यारे हैं। आप मुझे मेरी पोती की याद दिलाते हैं, जो आप सबसे ज्यादा बड़ी नहीं है। मैग्नोलिया एक दुबली पतली बूढ़ी महिला है जिसकी हरी आंखें और भूरे बाल हैं। वह सफेद लैब कोट के ऊपर लंबी आस्तीन वाली पीली पोशाक, बेज रंग के बेले फ्लैट जूते, बैंगनी हार और चश्मा पहनती है। वह बैंगनी रंग का हेडबैंड भी पहनती है और पक्षी के आकार की छड़ी रखती है। उन्होंने आगे कहा, जैसा कि ओक ने कहा, मैं एक प्रोफेसर हूं और मेरा मुख्य अध्ययन क्षेत्र डायनामाक्स नामक घटना है। डायनामाक्स एक ऐसी घटना है जिसमें थोड़े समय के लिए पोकेमोन का आकार और शक्ति बढ़ जाती है। फिर इसका एक प्रकार है जिसे गिगेंटामैक्स कहते हैं, जिसमें यदि किसी पोकेमोन में क्षमता हो तो वह एक विशेष चाल के साथ एक बड़े और मजबूत रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं विशेष रूप से इसके इतिहास का अध्ययन करती हूँ। दरअसल, डायनामाक्स केवल एक विशेष ब्रेसलेट के साथ और केवल डायनामाक्स ऊर्जा वाले विशिष्ट स्थानों पर ही किया जा सकता है, जिन्हें हम पावर स्पॉट कहते हैं। मेरी पोती भी मेरी तरह प्रोफेसर है और फिलहाल डायनामाक्स की उत्पत्ति स्थल गैलर के इतिहास का अध्ययन करके सुराग तलाश रही है। अब कोई सवाल है? ऐश को सच में कोई सवाल सूझ नहीं रहा था, ये सबसे सीधा सवाल लग रहा था, लेकिन बाकी कक्षा ने कई सवाल पूछे, जिनमें पावर स्पॉट कैसे दिखते हैं से लेकर उसकी पोती क्या कर रही है, जैसे सवाल शामिल थे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने पर ओक ने बीच में टोकते हुए कहा, खैर, ये तो बहुत जानकारीपूर्ण है, लेकिन द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफ 8 वर्ष प्रोफेसर मैग्नोलिया को जाना होगा, इसलिए हम उन्हें रोकेंगे नहीं। इतना कहते ही प्रोफेसर मैग्नोलिया ने हाथ हिलाया और चली गईं।
और इसी तरह साल खत्म हो गया और ओक स्कूल से विदा होने वाले सभी छात्रों के लिए एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। हालांकि उनमें केवल ऐश, गैरी, ग्रीन, क्लो और येलो ही थे। इनमें से केवल 3 ही तुरंत ट्रेनर बनने वाले थे। ओक ने समारोह की शुरुआत करते हुए कहा, मुझे खुशी है कि एक और शानदार साल बीत गया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि ये 5 छात्र अब स्नातक की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेरे स्कूल से विदा ले सकेंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अब क्या आप में से कोई अपने साथी छात्रों को कुछ शब्द कहना चाहेगा? ये सुनकर गैरी खुद को इस अवसर का लाभ उठाने से रोक नहीं सका। माइक के पास आकर उसने कहा, अगली बार जब आप में से कोई मुझे देखेगा तो वह टीवी पर होगा जब मैं लीग टूर्नामेंट जीतूंगा, और जैसे ही आप आखिरकार स्नातक हो जाएंगे, आपका मेरे पास आने और हारने के लिए हार्दिक स्वागत है। ये सुनकर बाकी छात्र गैरी की बातों से काफी नाराज दिखे और ओक ने माइक लेते हुए कहा, वाह क्या भाषण था। क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा? और उसने पीछे मुड़कर खासकर ऐश की ओर देखा। खैर, मुझे लगता है कि मुझे गैरी की गड़बड़ी को एक बार फिर सुधारना होगा। ये कहते हुए ऐश आगे बढ़ा और माइक लेकर बोला, वैसे मैं भाषण देने में उतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा। यहाँ पढ़ाई करते हुए बिताए ये कुछ साल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन सालों में से हैं, और यह सब आप सभी की वजह से ही संभव हो पाया है। तो मैं आप सभी को आगे चलकर ट्रेनर, प्रोफेसर या पक्षी प्रेमी बनते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। आप सभी का धन्यवाद और फिर मिलेंगे। उन्होंने माइक ओक को वापस सौंप दिया और दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। ओक ने सबकी प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं भविष्य में आपकी उपलब्धियों को देखने के लिए उत्सुक हूं और आशा करता हूं कि अगले साल का सेमेस्टर भी शानदार रहेगा। ओक के इस कथन पर सभी ने तालियां बजाईं। और बस इसी तरह ऐश की स्कूली जिंदगी खत्म हो गई और उसका रोमांच बहुत जल्द शुरू होने वाला था। अंडरस्को बचपन की कहानी का अंत। वाह, मुझे मानना पड़ेगा कि इन्हें बनाते बनाते ये बहुत जल्दी नीरस हो गया और मैंने देखा कि कुछ लोगों को सीरीज से पहले की चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने इसे जितना जल्दी हो सके खत्म करने का फैसला किया, बिना 5000 चैप्टर बनाए। असल में बहुत सारे संवाद और गतिविधियां थी जिन्हें हटा दिया गया। मैं दूसरे छात्रों के साथ कुछ खास कहानियां जोड़ने वाला था, लेकिन चलो कम से कम मैं नारुतो की तरह अचानक से एक फ्लैशबैक लाकर कहानी की कमी को तो दूर कर सकता हूं। वैसे कहानी में बाद में कुछ बदलाव किए गए थे, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ऐश को बटरफ्री को पकड़ना चाहिए, भले ही उसे बाद में छोड़ दिया जाएगा। यात्रा शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले, पिकाचू के दृष्टिकोण से, इस पिकाचू को पिचू के रूप में देखे हुए 2 साल हो गए थे, और कांग्सकान माँ और बच्चे की देखभाल से निकले हुए उसे कुछ महीने हो गए थे। वह अकेले ही अच्छी तरह से जीवित रह रहा था और इतना मजबूत हो गया था कि कम से कम उन पोकेमोन को हरा सके जो उसका खाना चुराने की कोशिश करते थे। हालांकि वह अकेला था, लेकिन जंगल में कोई दूसरा पिकाचू नहीं रहता था, इसलिए पिकाचू अकेले ही अपना जीवन यापन कर रहा था। और वह और भी अकेला होता जा रहा था, साथ ही भोजन जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जिन पोकेमोन से वह लड़ पाता था, वे आमतौर पर बड़े समूहों में रहते थे। उसे तो स्पीरो के झुंड से खाना चुराकर भी अपनी किस्मत आजमानी पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह इस जंगल में कब तक भरोसे के साथ जीवित रह पाएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि एक दिन उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर नहीं पड़ी। वह बूढ़े आदमी के हाथ में एक नोटबुक थी और वह पोकेमोन को खाना दे रहा था। जैसे जैसे पोकेमोन उसके पास आते, वह कुछ न कुछ लिखता जा रहा था। पिकाचू को इंसानों से नफरत थी क्योंकि उसका एकमात्र अनुभव टीम रॉकेट के साथ ही बीता था, लेकिन इस बार पिकाचू को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए वह उनके पास चला गया। जैसे ही पिकाचू बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, उसने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए पिकापी कहा। ऐसा लगा कि इससे बूढ़े आदमी का ध्यान उसकी ओर गया और उसने थोड़ा भ्रमित होकर उसकी ओर देखा। हेलो नन्हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओक ने पूछा, लेकिन पिकाचू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय पिकाचू ने अपने हाथ में पकड़े पोकेमोन के खाने को देखा। ओह, तुम्हें भूख लगी है, ये लो, ओक ने पिकाचू को खाना देते हुए कहा और पिकाचू ऐसे खाने लगा जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। अरे वाह, तुम तो बड़े भूखे हो, है ना? अब यहाँ पिकाचू क्या कर रहा है? उसने पिकाचू को सहलाने की कोशिश करते हुए कहा, सबसे नजदीकी पिकाचू कबीला तो। तभी पिकाचू ने उस पर बिजली का झटका मारकर उसकी बात काट दी, जिससे वह थोड़ा जल गया, लेकिन कुल मिलाकर ठीक था। अरे वाह, तुम तो बड़े ताकतवर हो, है ना? तुम बाकी पिकाचू से बिल्कुल अलग हो, मुझे आश्चर्य है कैसे? उसने चुपके से एक खाली पोकेबॉल निकालते हुए ये कहा और पिकाचू के खाते रहने पर उसने झट से उस पर हमला कर दिया। पिकाचू थक चुका था, इसलिए वह पलटवार नहीं कर सका और पकड़ा गया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपको क्या चीज अलग बनाती है। ओक पैलेट टाउन वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था तभी उसे एक फोन आया। फोन देखते ही वह ये देखकर खुश नहीं हुआ कि कौन फोन कर रहा है। फोन उठाते ही ओक की आवाज सुनाई दी। हेलो, नहीं, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि नहीं का मतलब नहीं होता है। उसकी बात बीच में ही काट दी गई। कितना? आह भरते हुए, ठीक है, वह इसे लेने कब आ सकता है? अंडरस्को ऐश के दृष्टिकोण से,
स्वर जन्मदिन मुबारक हो, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो प्यारे ऐश, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वर, आज ऐश का जन्मदिन था और उसके दोस्त प्रोफेसर ओक और डेजी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे। वह आखिरकार 10 साल का हो गया था और कल से अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। इसलिए सभी उत्साहित थे, लेकिन डेलिया थोड़ी दुखी थी कि उसका बेटा जा रहा है। जैसे ही केक लाया गया, डेजी ने सबसे पहले कहा, बधाई हो ऐश, अब तुम और गैरी अपनी यात्रा पर निकल रहे हो। तो तुम क्या कामना करना चाहते हो? अरे नहीं, मेरे प्यारे, ओक ने बीच में टोकते हुए कहा, उसे हमें अपनी जन्मदिन की इच्छा नहीं बतानी चाहिए, वरना वह पूरी नहीं होगी। हाँ, अपनी मोमबत्तियां बुझा लो, फिर अपने तोहफे खोल लेना, लेकिन पहले मेरा तोहफा खोलो। गैरी ने बीच में टोकते हुए कहा। और जैसे ही मोमबत्तियां जलीं, ऐश ने उन्हें बुझा दिया। उस रात बाद में, ऐश इस समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था, आखिरकार यात्रा शुरू हो गई, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो चूंकि सिर्फ मैं, गैरी और ग्रीन ही बाहर जा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे 3 स्टार्टर पोकेमोन में से एक मिलेगा? मुझे लगता है कि मुझे पिकाचू को पाने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। खैर, मुझे सोना चाहिए। मेरे पास भले ही अलार्म घड़ी हो, असली ऐश की तरह नहीं, लेकिन नींद की कमी से कोई भी अलार्म बजने के बाद भी सोता रहता है। और बस इसी तरह ऐश सो गया। अगली सुबह, ऐश तैयार हो रहा था। वह थोड़ा जल्दी उठ गया था और सारी तैयारी कर रहा था। उसने ऐश के पुराने कपड़े पहन लिए थे और ऐश की तरह ही टोपी भी मंगवा ली थी, लीग को एक टोपी भेजने का अनुरोध करके। उसने पिकाचू को रिश्वत देने के लिए केचप भी पैक कर लिया था। उसके पास उसका बैग तो था, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए था क्योंकि वो अपनी ज्यादातर जरूरत की चीजें और सामान अपने स्टोर रूम में रखता था। उसे पता चला कि उसके पास जो कुछ भी होता है, उस पर उसका पूरा नियंत्रण है, वो समय को धीमा या तेज भी कर सकता है। हालांकि, उसे पक्का नहीं पता था कि उसमें कोई पोकेमोन या इंसान समा पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वह तैयार हुआ, वह ओक की प्रयोगशाला की ओर चल पड़ा, जहां उसने ग्रीन और गैरी को उसका इंतजार करते हुए देखा। दोनों ने हमेशा की तरह अलग कपड़े पहने हुए थे। ग्रीन ने अपने गेम वाले किरदार की कमीज और स्कर्ट पहनी हुई थी, और गैरी ने पहले सीजन के कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही वह करीब आया, गैरी ने उसे देखा और उसकी ओर हाथ हिलाते हुए कहा, अरे, तुम्हें बहुत देर लग गई, तुम लगभग लेट हो गए थे। ऐश उनके पास गया और बस इतना कहा, अरे, इतने सालों में जब से तुम दोनों मुझे जानते हो, मैं कभी देर से कब आया हूँ? दोनों के बीच की नोकझोंक देखकर ग्रीन ने बस अपना सिर हिलाया और कहा, अच्छा, हमें ये कैसे तय करना चाहिए कि पहले कौन चुनेगा? ऐश ने जवाब दिया, तुम दोनों पहले जा सकते हो, तुम दोनों मुझसे पहले यहाँ आ गए थे, और वैसे भी हम सभी जानते हैं कि हम में से किसे कौन सा पोकेमोन चाहिए। उसके दोनों दोस्तों ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे ओक की प्रयोगशाला में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ओक उनका इंतजार कर रहा है। अंदर आते ही उसने कहा, स्वागत है, मुझे खुशी है कि आप तीनों यहाँ पहुंच गए। मैंने आप तीनों के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरे शोध में मेरी मदद करेंगे, इसलिए मैंने आप तीनों के लिए एक एक पोकेडेक्स तैयार किया है। ये कहते हुए उन्होंने उन सभी को एक एक पोकेडेक्स दिया और पूछा, अब सबसे पहले अपना पोकेमोन कौन चुनेगा? तभी गैरी आगे बढ़ा। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे कौन सा पोकेमोन मिलेगा, गैरी ने कहा और तुरंत स्क्विर्टल के लिए पोकेबॉल की ओर चल पड़ा। मैं आप लोगों का बाहर इंतजार करूंगा, मैं अपने पोकेमोन को जानूंगा। ये कहते हुए वह बाहर चला गया। मुझे लगता है अब मैं जा सकती हूँ, ग्रीन ने बुलबासौर के पोकेबॉल की ओर चलते हुए कहा, मैं गैरी से मिलने बाहर जा रही हूँ, वहीं मिलते हैं ऐश। ये कहकर वह भी बाहर चली गई। अच्छा, तो अब बस तुम ही बचे हो, ऐश, ओक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन साथ ही वह किसी बात को लेकर थोड़ा उस्लेब भी लग रहा था। ओम, कहते हुए उसने सिर हिलाया, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम आखिरी पोकेबॉल खोलो। और जैसे ही ऐश ने ऐसा किया, वह हैरान रह गया जब उसने देखा कि पोकेबॉल खाली है। अंदर ही अंदर ऐश उत्साहित था, लेकिन उसे हैरानी जताने का नाटक करना पड़ा, क्या? पोकेबॉल खाली क्यों है? ओकू स्लेव दिख रहा था और बोला, मुझे ये कहते हुए खेद हो रहा है, लेकिन डेमियन नाम का एक लड़का आया और चारमंडर को ले गया। आमतौर पर मैं मना कर देता, और मैंने किया भी। लेकिन उसके पिता बहुत अमीर हैं और उन्होंने मुझे इतना पैसा दिया है कि अगर मैं आपको उसका एक अंश भी दे दूं, तो आप अपना शेष जीवन ऐशो आराम से जी सकते हैं, और उससे भी कहीं अधिक। ऐश ने अपनी उत्तेजना छिपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, अच्छा, क्या कोई और पोकेमोन है जिसे मैं ले जा सकता हूँ? ओक ने एक पल सोचा, ठीक है, मुझे लगता है कि एक और पोकेमोन है, लेकिन उसमें एक समस्या है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसे हरा सकते हैं। ओक ने एक बटन दबाया और पोडियम से चौथा पोकेबॉल निकालकर ऐश को दे दिया। जैसे ही ऐश पोकेबॉल खोलता है, उसमें एक पिकाचू होता है। ओक बात जारी रखते हुए कहता है, ये पोकेमोन एक पिकाचू है, लेकिन यह वाला थोड़ा गुस्सैल है। मैं कुछ समय से इसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसे पोकेबॉल में रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐश पिकाचू की ओर देखता है और पिकाचू ऐश को और भी ज्यादा नाराज होकर देखता है, मानो ऐश को बिजली का झटका देने के लिए तैयार हो।
लेकिन ऐश उसे शांत करने की कोशिश करता है, फिर भी पिकाचू उसे झटका दे ही देता है। क्योंकि ऐश अभी भी खड़ा है, पिकाचू दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। रुको, रुको, रुको। मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और तुम्हें यहाँ प्रयोगशाला में रहना भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या हम एक समझौता कर सकते हैं? तुम मुझे एक पोकेमोन पकड़ने और विरिडियन जंगल पार करने में मदद करो, फिर जब हम अगले शहर पहुंचेंगे तो तुम तय कर सकते हो कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम्हारा क्या विचार है? इसके बाद पिकाचू ऐश की बातों पर सोचने के लिए कुछ पल लेता है। कुछ सेकंड बाद पिकाचू सहमत हो जाता है, हालांकि उसे ऐश पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा। ऐश के बगल में खड़े होकर वह पिकाचू कहता है, अभी भी उसे पूरी तरह से पसंद नहीं करता, लेकिन उसे तुरंत झटका देने वाला भी नहीं है। ये देखकर ओक को ऐश पर थोड़ी दया आई। खैर, मुझे खेद है कि तुम्हें एक ऐसा पोकेमोन लेना पड़ रहा है जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और शायद जैसे ही तुम कोई दूसरा पोकेमोन लाओगे, वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। लो, कुछ पोकेबॉल ले लो, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। उसने ऐश को कुछ पोकेबॉल देते हुए कहा। चिंता मत करो प्रोफेसर, ये सबसे बुरी बात नहीं है जो हो सकती थी। हो सकता है मुझे पोकेमोन पकड़ने के लिए बाहर जाना पड़ा हो और मेरे पास खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी न हो, इसलिए इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ऐश ने कहा और वह और पिकाचू बाहर जाने लगे। लेकिन जाने से ठीक पहले उसने चिप को पोकेडेक्स में डाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्क्रीन पर बस यही लिखा आया, अपडेट हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। तो ऐश इमारत से निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसका स्वागत एक विशाल भीड़ ने किया। पैलेट कस्बे के अधिकांश लोग उसके, गैरी और ग्रीन के जाने से पहले उसका उत्साहवर्धन करने के लिए वहां मौजूद थे। गैरी और ग्रीन पहले से ही भीड़ से घिरे हुए थे और जैसे ही उन्होंने ऐश को देखा, वह भी भीड़ से घिर गया। बहुत देर बाद भीड़ छंट गई, जिससे तीनों थके हारे रह गए। ऐश सबसे पहले उठा और बोला, यार, अगर पैलेट में मशहूर होना ही इतना बुरा है, तो लीग में हमारा क्या हाल होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। गैरी ने जवाब दिया, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। मुझे ओक के पोते होने के नाते इस बात को स्वीकार करना होगा, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि यह सामान्य से कहीं अधिक बड़ा मामला था। हाँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास चीयरलीडर्स तो हैं, ऐश ने ग्रीन की ओर चलते हुए कहा। ऐश ने ग्रीन को उठने में मदद की, तभी ग्रीन ने कहा, वैसे ऐश, तुम्हारे पास चारमंडर की जगह पिकाचू क्यों है? हम सिर्फ 3 लोग जा रहे हैं, इसलिए चारमंडर तो अभी भी वहीं होना चाहिए था। ऐश ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, खैर, लगता है प्रोफेसर ओक ने इसे डेमियन नाम के किसी व्यक्ति को दे दिया, लेकिन उसे ओक को मनाने के लिए पापा के पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। उसे कथित तौर पर इतना पैसा मिला कि अगर वह मुझे उसका एक छोटा सा हिस्सा दे दे तो मैं शायद एक महल में रह सकता हूँ। इसलिए मुझे एक ऐसा पिकाचू मिला है जो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता। गैरी ने बस इतना कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, दोस्त। ग्रीन विषय बदलना चाहता था, खैर, क्या आप लोग जंगल पार करने तक साथ चलना चाहेंगे? मैंने सुना है कि वहां स्पीरो पक्षियों का प्रकोप है, इसलिए अगर हम सब साथ चलें तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गैरी और ऐश दोनों ने सिर हिलाया और तीनों रूट 1 की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पिट्जी और स्पीरो को अपने ऊपर उड़ते हुए देखा। चलते चलते ऐश ने अपने पोकेडेक्स को देखा कि क्या वह अपडेट हो गया है, और देखते ही उसे उसमें कुछ नया टेक्स्ट दिखाई दिया। पोकेडेक्स चिप को सक्रिय करने पर बधाई। वर्तमान एट्रिब्यूटें, पोकेडेक्स की बुनियादी टास्क सिस्टम, वायरलेस पीसी, पोकेमोन और उनकी चालों पर प्रोग्रेस। पहला अपडेट चुन रहे हैं। अपडेट चुन लिया गया है, अब आप पोकेमोन की वर्तमान और भविष्य की क्षमताओं को देख सकते हैं। पर्याप्त पोकेमोन पकड़े जाने के बाद नया अपडेट चुना जाएगा। ये तो नया है, मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है, ऐश ने पिकाचू की ओर देखते हुए और उसे गौर से देखते हुए सोचा। योजक चिन्ह, पिकाचू पुरुष चूहा पोकेमोन। यह अपने दोनों गालों में स्थित विद्युत थैलियों से विद्युत हमले उत्पन्न कर सकता है। क्षमता, स्थैतिक छिपी हुई क्षमता, बिजली की छड़। वर्तमान चालें, थंडर शॉक, ग्राउल, टेल व्हिप, थंडर वेव। उत्परिवर्तन का पता चला, एनालिसिस किया गया। त्रुटि, उत्परिवर्तन का एनालिसिस करने में असमर्थ। योजक चिन्ह, ये तो नई बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ऐश ने चारों ओर देखते हुए पोकेडेक्स को पिट्जी, स्पीरो और रैटटा जैसे कई अन्य पोकेमोन पर केंद्रित किया। लेकिन उसने जिन पोकेमोन को स्कैन किया, उनमें से किसी में भी कोई खास बात नहीं थी। ऐश पोकेमोन को स्कैन कर रहा था और ग्रीन ने उससे बात करने का फैसला किया, क्या तुम कोई पोकेमोन पकड़ने की योजना बना रहे हो? हाँ, अगर पिकाचू मेरे साथ नहीं आना चाहता, तो मुझे एक पोकेमोन चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप लोग पिट्जी या ऐसा ही कुछ लेने वाले हैं? गैरी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ अलग पोकेमोन लेने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन वैसे क्या आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी है कि पहला जिम कैसा होगा? लगता है पहले जिम लीडर का नाम रॉ है और वो रॉक टाइप पोकेमोन का स्पेशलिस्ट है। खैर, मुझे लगता है तुम दोनों ठीक हो, लेकिन मुझे बेलस्प्राउट या ऑडिश की तलाश में विरिडियन फॉरेस्ट में जाना होगा, ऐश ने कहा और गैरी ने उसकी पीठ थपथपाई। उनकी बातचीत खत्म होते ही ऐश ने मैदान में अकेले खड़े एक स्पीरो को देखा, जो आक्रामक ढंग से पिकाचू की ओर बढ़ रहा था।
वह समझ गया कि यह क्या है और उसने तुरंत अपने पोकेडेक्स का इस्तेमाल किया। योजक चिन्ह। स्पियरो, नर छोटा पक्षी पोकेमोन। पिग्जी के विपरीत, स्पियरो का स्वभाव बहुत खराब है। ये बहुत ही उग्र है और कभी कभी अन्य पोकेमोन और मनुष्यों पर हमला कर देता है। क्षमता, पैनी नजर, छिपी हुई क्षमता स्नाइपर। भविष्य की क्षमता अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान चालें, पैक, डबल टीम, अश्योरेंस। उत्परिवर्तन का पता चला, एनालिसिस किया गया। अल्फा जीन का पता चला। योजक चिन्ह। अच्छा, मुझे लगता है कि अब पिकाचू से मिले उस एहसान का फायदा उठाने का समय आ गया है। अंडरस्कोर। तो ये रहा सफर की शुरुआत का पहला अध्याय। और इसलिए मैं एक सौदा प्रस्तावित करता हूँ, आप अपनी मोहरें मुझे दे दें और मैं कुछ घंटों में दूसरा अध्याय अपलोड कर दूंगा। क्षमा कीजिए, ये थोड़ा देर से आया है। आज मैं व्यस्त था, फिर मुझे इसे संपादित करना पड़ा, लेकिन फिर भी यह रहा। अंडरस्कोर। ऐश देख रहा था कि स्पीरो पिकाचू को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने उसके मुंह से कुछ चुरा लिया हो। पिकाचू ने भी उस पक्षी को पास आते देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पोकेमोन को अच्छी तरह जानता हो, जिससे ऐश के मन में यह सवाल उठा कि उन दोनों के बीच क्या पुराना रिश्ता रहा होगा। ऐश को एनीमे से यह खास स्पीरो याद था। ये स्पीरो विकसित होने पर ऐश के पिट्जियोट को हराने में सक्षम था, वही पोकेमोन जिसने महीनों का ट्रेनिंग लिया था और एनीमे में टाइप डिसएडवांटेज मूव से एक ही वार में राइडॉन को हरा दिया था। और ध्यान रहे कि इसे प्रशिक्षित करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि सिर्फ एक बेवकूफ बच्चे से बदला लेने की बेकाबू इच्छा से किया था जिसने इसे पत्थर से मारा था। यही एकमात्र कारण था कि पिट्जियोट ऐश की देखरेख से दूर चला गया और पोकेमोन के बिल्कुल आखिरी एपिसोड तक दिखाई नहीं दिया। ऐश ने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे हाँ, उसने पकड़ा था। मंगा में तो उसने उसे पकड़ा ही था और चारिज़ार्ड के आने तक वह ऐश का दूसरा सबसे ताकतवर पोकेमोन बन गया था। ऐश ने सिर हिलाया और पिकाचू की ओर देखते हुए कहा, पिकाचू, तुम्हें हमारा सौदा याद है। अब मुझे इस पक्षी को मार गिराने की जरूरत है, इससे पहले कि यह मदद के लिए किसी को बुला ले। उसने एक पोकेबॉल तैयार करते हुए कहा। पिकाचू समझ तो गया था, लेकिन ऐश की पिकाचू की आवाज सुनना उसे पसंद नहीं था, क्योंकि पिकाचू के गाल बिजली से चमकने लगे थे। ये देखकर स्पीरो ने पिकाचू पर अश्योरेंस का इस्तेमाल करके हमला करने का लक्ष्य रखा, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाता, ऐश ने पुकारा, पिकाचू, थंडरशॉक का इस्तेमाल करो, पूरी ताकत से। ये सुनकर पिकाचू अनिच्छा से आज्ञा मानने का फैसला करता है और मैदान को पीली बिजली से जगमगा देता है, जिससे सारी बिजली स्पीरो पर जा गिरती है और पक्षी जोर से चिल्लाता है, जिससे वह कमजोर और लकवाग्रस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। स्पीरो को पता था कि वह मुसीबत में है, इसलिए वह मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, ऐश द्वारा तैयार की गई पोकेबॉल से उसे चोट लग गई। अपनी कमजोर अवस्था में वह पलटवार नहीं कर सका, इसलिए गेंद तब तक जोर से हिलती रही जब तक कि एक संतोषजनक डिंग की आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे ही उसने अपना पोकेबॉल उठाया, उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, जो उसके लिए खुश लग रहे थे क्योंकि आखिरकार उसके पास एक ऐसा पोकेमोन था जिसे वह वास्तव में अपना कह सकता था। गैरी ने बोलने का फैसला किया, बधाई हो ऐश, तुम हम में से पहले व्यक्ति हो जिसने अपना पहला पोकेमोन पकड़ा है। बेशक, पहले जिम से पहले तुम्हें शायद विरिडियन फॉरेस्ट में कुछ और ढूंढने के लिए घूमना पड़ेगा। ऐश ने उधर देखा और कहा, हाँ, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। वैसे भी कम से कम उसे घास वाले टाइप के पोकेमोन पर टाइप एडवांटेज तो है। ऐसा कहते हुए उसने पिकाचू और स्पीरो के साथ ऑरा बॉन्डिंग का इस्तेमाल करने की कोशिश की। ऑरा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने पिकाचू को थपथपाया और पिकाचू खुद हैरान रह गया क्योंकि उसने बच्चे को झटका नहीं देना चाहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सड़क के किनारे से एक लड़की साइकिल पर आई। उसके छोटे, नारंगी बाल थे जो नीले रंग के इलास्टिक रबर बैंड से एक तरफ पोनीटेल में बंधे थे। उसकी हरी आंखें और गोरी त्वचा थी। उसने पीले रंग का टैंक टॉप पहना था जिससे उसका पेट दिख रहा था, लाल रंग के सस्पेंडर्स, जांघों तक आने वाले डेनिम शॉर्ट्स और पीले रंग की लाइनिंग और सफेद लेस वाले लाल हाई टॉप स्नीकर्स पहने थे। यह मिस्टी थी। उसने कहना शुरू किया, क्या सब ठीक है? मैंने शोर सुना और एक स्पीरो की आवाज सुनी, इसलिए मुझे चिंता हुई कि किसी पर स्पीरो गिरोह द्वारा हमला किया जा रहा है। ग्रीन ने जवाब दिया, हम ठीक हैं। एक स्पीरो ने मेरे दोस्त के पोकेमोन पर हमला किया, इसलिए उसने स्पीरो के मदद के लिए पुकारने से पहले ही उसे मार गिराया और पकड़ लिया। जब उसने ऐश की ओर इशारा किया, तो ऐश ने बस थोड़ा सा हाथ हिलाया। ये देखकर मिस्टी को थोड़ी राहत मिली, उसे खुशी थी कि इलाके में आतंक मचा रहे स्पीरो से किसी को चोट नहीं आई। अच्छा हुआ कि किसी को चोट नहीं आई, लेकिन आप लोग अपने पोकेमोन का इलाज करवाने के लिए विरिडियन सिटी चले जाए और इससे पहले कि स्पीरो गिरोह को पता चले कि आपने क्या किया है, यहाँ से निकल जाए। चलिए, मुझे सबसे तेज रास्ता पता है, मेरे पीछे आइए। बस यूं ही समूह मिस्टी के बगल में उसकी साइकिल के साथ चलने लगा। ऐश ने सोचा, चलो, लगता है क्योंकि मैंने उसकी साइकिल पूरी तरह से नहीं तोड़ी, इसलिए वह पहले की तरह मेरे पीछे नहीं आएगी। खैर, मैं बाद में इसका कोई उपाय ढूंढ लूंगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ऐश ने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक लाल और सुनहरे रंग का पक्षी उनके पास से उड़ता हुआ दिखाई दिया।
अपने यात्रा साथियों की ओर मुड़कर देखने पर उसे लगा कि उसे देखने वाला वह अकेला ही था। उसने मन ही मन सोचा, वाह, इसे तो मैं कहानी की सरासर बकवास कहता हूँ। आखिर उन्होंने अपने ऊपर उड़ते उस विशाल सुनहरे पक्षी को कैसे नहीं देखा। पिकाचू की तरफ देखते हुए ऐसा लगा जैसे उसने भी उसे देख लिया हो, क्योंकि वह हिलना डुलना बंद करके आसमान की तरफ देखने लगा। ऐश ने पास जाकर पिकाचू को उठाया और कहा, अभी इसे राज ही रखते हैं, और उस बिजली वाले चूहे को अपने कंधे पर बिठा लिया। खैर, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर मैं ऐश से बेहतर स्टेटस में रूट 1 से बाहर निकला। मैं और पिकाचू लगभग मरने से बच गए। मैंने स्पीरोज के सरदार को पकड़ लिया और मुझ पर एक बाइक का कर्ज कम हो गया। मेरा मतलब है, सच में, स्टील के उन शानदार टुकड़ों की कीमत 1 मिलियन पोके डॉलर से भी ज्यादा है, और लोग फिर भी उन्हें खरीदते हैं, इसलिए वे उन्हें उसी कीमत पर बेचते रहते हैं। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, उन्हें स्पीकर पर एक महिला की आवाज सुनाई दी। विरिडियन सिटी के लोगों ध्यान दें, विरिडियन सिटी के लोगों ध्यान दें, हमारे इलाके में पोकेमोन चोरों की सूचना मिली है, संदिग्ध दिखने वाले अजनबियों से सावधान रहें। दोहराता हूं, संदिग्ध दिखने वाले अजनबियों से सावधान रहें। जैसे ही उसने समूह को पास आते देखा, उसकी बात अधूरी रह गई। समूह ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह कौन है। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और त्वचा गोरी थी। उसने काले किनारे वाली बैंगनी टोपी, लाल टॉप और एक सुनहरा सितारा, लाल किनारी वाली बैंगनी कॉलर वाली कमीज, आसमानी नीले रंग का चेस्ट पीस, सुनहरे शोल्डर पैड, काला पस, सुनहरे बकल वाली मैचिंग बेल्ट, बैंगनी स्कर्ट, काले जूते और सफेद दस्ताने पहने हुए थे। उसके बगल में ग्रोलिथ खड़ा था। वह विरिडियन सिटी की ऑफिसर जेनी थी। उसने समूह को रोका और ऐश के कंधों पर बैठे पिकाचू की ओर देखते हुए कहा, यहीं रुको, इस इलाके में पोकेमोन चोरों की खबरें आई हैं। उसने पीछे लगे एक पोस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर टीम रॉकेट की 2 तस्वीरें थीं। मुझे आपकी पहचान पत्र देखने होंगे, वरना आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। उसने आखिरी बात समूह से कही, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह ऐश को ही निशाना बनाकर कह रही हो। मिस्टी ने अपना आईडी दिया और बाकी सबने अपना पोकेडेक्स दिया। ऑफिसर जेनी ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के बाद माफी मांगी और उन्हें आगे जाने दिया। जैसे ही वे सुनने की सीमा से बाहर निकले, ऐश सबसे पहले बोला, तुम्हें क्या लगता है कि यह किस बारे में था? क्या उसने सोचा कि मैं चोर हूं क्योंकि पिकाचू अपने पोकेबॉल में नहीं था? उसका ग्रोलिथ भी पोकेबॉल में नहीं था, फिर भी मैंने उसे चोर नहीं कहा। मिस्टी ने बीच में दखल देते हुए कहा, तो फिर पिकाचू को उसकी पोकेबॉल में क्यों नहीं डाल देते? लगता है कि लड़ाई के बाद आप पिकाचू को आराम देना चाहेंगे। ये सुनकर पिकाचू खुद सोचने लगा कि ऐश ने उसे कभी पोकेबॉल में डालने की कोशिश क्यों नहीं की। पिकाचू तो मुझे पहले से ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था और उसने ये साफ दिखा दिया कि उसे अपने पोकेबॉल में रहना पसंद नहीं है। पिकाचू हैरान था कि ऐश को कैसे पता चल गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वैसे, क्या किसी और ने टीम रॉकेट के 2 सदस्यों का वांटेड पोस्टर देखा? गैरी ने कहा, हाँ, नीले बालों वाले लड़के और गुलाबी बालों वाली लड़की की बात कर रहा हूँ। वे शायद मामूली सिपाही हैं और उन्होंने शायद अभी तक कुछ चुराया नहीं है क्योंकि आसपास केवल ऑफिसर जेनी ही पुलिस अधिकारी है। 1000 पोके डॉलर, वे पोकेमोन सेंटर को लूटने की कोशिश करते हैं, ऐश ने आधे मजाक में कहा। हाँ, बिल्कुल, मेरे जीवन का सबसे आसान पैसा। वे मूर्ख हो सकते हैं लेकिन कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, गैरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस्टी ग्रीन की ओर झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, क्या वे हमेशा ऐसे ही रहते हैं? जिस पर ग्रीन ने बस इतना ही जवाब दिया, नहीं, कभी कभी वे परेशान करने वाले होते हैं। जब वे आखिरकार पोकेमोन सेंटर पहुंचे और अंदर गए, तो उन्होंने एक महिला को देखा जिसके चमकीले गुलाबी बाल और गोरी त्वचा थी। उसने मैक्सिकन गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी, साथ में सफेद नस का एप्रन और फ्लैट मैरी जेन जूते थे। उसके बगल में एक चांसी था जिसने नस की टोपी पहनी हुई थी। यह विरिडियन सिटी की नस जॉय थी। जैसे ही नस जॉय और चांसी ने उस समूह को अंदर आते देखा, उन्होंने पूछा, नमस्ते, मैं आज आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चैंसी, क्या आपके पास रात के लिए कोई कमरा खाली है? मिस्टी ने पूछा। नस जॉय मुस्कुराए और बोली, बिल्कुल, आज रात हमारे पास बहुत सारे कमरे उपलब्ध हैं। ये सुनकर मिस्टी को काफी राहत मिली। आप लोग जाकर एक कमरा देख लीजिए, मैं यहीं नीचे रुकता हूँ, मेरे पोकेमोन को इलाज की जरूरत है, ऐश ने काउंटर के पास पहुंचते हुए कहा और नस जॉय को स्पीरो का पोकेबॉल पकड़ा दिया। फिर उसने पिकाचू को अपने कंधे से उतारा और चांसी में से एक को देते हुए कहा, चिंता मत करो, वे तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। फिर उसने नस जॉय की ओर देखा और उससे कहा, जब से मैंने स्पीरो को लिया है, मैंने उसका पोकेबॉल नहीं खोला है, और जैसा कि आप शायद जानती हैं, वे बहुत आक्रामक होते हैं। साथ ही, पिकाचू को अपने पोकेबॉल में रहना पसंद नहीं है। नस जॉय ने सिर हिलाया और पीछे वाले कमरे में चली गई। ऐश बैठ गया जबकि गैरी, ग्रीन और मिस्टी अपने कमरे तैयार करने चले गए। और वह अकेला रह गया और सोचने लगा, जेसी और जेम्स शायद 1 घंटे में उसे लेने आ जाएंगे, तो तब तक मैं डेलिया और ओक को फोन कर लेता हूँ। ऐश उठते ही कंप्यूटर की ओर बढ़ा और अपनी माँ को फोन किया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो केचम निवास। अरे माँ, मैं ऐश हूँ।
जैसे ही उसने ये कहा, वीडियो कॉल चालू होने से पहले ही उसे तेज हलचल की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। हाय हनी, सब ठीक है। वह बाथरोब में थी, जिससे पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहाकर आई है। तुम अभी कहाँ हो? विरिडियन सिटी में पोकेमोन सेंटर, ऐश ने जवाब दिया, जिसे सुनकर डेलिया ने खुशी से आह भरी। तुम पहले ही विरिडियन शहर पहुंच गए। तुम्हारे पिताजी को अपनी यात्रा शुरू करने में 4 दिन लगे थे, उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा, तुम सचमुच उनकी आंखों का तारा हो। डेलिया ने खुशी से जवाब दिया। वैसे, तुम दोस्त कहाँ हो, क्या तुम तीनों एक साथ नहीं निकले थे? हाँ, वे ऊपर अपने कमरे चुन रहे हैं, मैं यहाँ अपने पोकेमोन के पूरी तरह ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ। पिकाचू को अपने बाकी साथियों को बुलाने से पहले एक स्पीरो से लड़ना पड़ा। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, कल विरिडियन फॉरेस्ट से गुजरने के लिए आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐश ने फोन रखने से पहले कहा। जैसे ही वह एक पल के लिए बैठा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हे ऐश, क्या तुमने अपनी माँ को फोन किया? पीछे मुड़कर देखने पर उसने गैरी को अपनी ओर आते हुए देखा। हाँ, वो शायद पूरे दिन परेशान रही होगी, तुम्हें पता है उसका हाल कैसा होता है। खैर, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपना मनचाहा कमरा क्यों नहीं मिल जाता? ऐश ने जवाब दिया। खैर, मैंने अपना कमरा पहले ही बुक कर लिया है, ग्रीन और वो नारंगी बालों वाली लड़की अभी शावर का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आकर दादाजी को फोन कर देना चाहिए। रिंग रिंग रिंग, फोन कॉल, गैरी के बोलते ही दोनों को कंप्यूटर से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। ऐश ने आंसर बटन दबाया और पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? हालांकि उसे पता था कि वह ओक है। स्क्रीन पर ओक दिख रहा था, हालांकि वह गलत कैमरे की ओर देख रहा था। अरे, मैं ऐश हूं, और गैरी, आपको भी नमस्कार। मुझे लगता है कि आप दोनों सुरक्षित रूप से विरिडियन सिटी पहुंच गए हैं। गैरी बीच में बोला, दादाजी, आप गलत कैमरे में देख रहे हैं, हमें तो बस आपके चेहरे का पिछला हिस्सा ही दिख रहा है। ओक को तुरंत एहसास हुआ कि वह गलत कैमरे में देख रहा है, और जैसे ही उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, स्क्रीन बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा ठीक से दिखाई देने लगा। उसने ऐसा जताने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है ऐश, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम सब पोकेमोन सेंटर सुरक्षित पहुंच गए हो, तो मुझे बताओ कि पहला पोकेमोन किसने पकड़ा? ऐश के कुछ कहने से पहले ही गैरी ने फिर से बीच में टोकते हुए कहा, दादाजी, हम ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं। गैरी के कुछ कहने से पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। ओह, लगता है मेरी पिज्जा आ गई। मुझे जाने का बहुत अफसोस है। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा, ग्रीन को मेरा नमस्कार कहना, बाय। और गैरी के कुछ कहने से पहले ही उसने झट से फोन काट दिया। गैरी ने एक गहरी सांस ली, और जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, नसजॉय ने पिकाचू और स्पीरो के पोकेबॉल लेकर आते हुए उसकी बात काट दी। ये ठीक हालत में है, तो ये लो। ये कहते हुए उसने उन्हें ऐश को वापस सौंप दिया। और जैसे ही ऐश को पिकाचू मिला, उसे एक झटका लगा, जिसके बाद पिकाचू हंसने लगा और गैरी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। पिका पिका पाए। खैर, मुझे लगता है कि आपने मुझ पर अभी तक भरोसा नहीं किया है ना? खैर, हमें अभी भी कुछ काम करना बाकी है। फिर पिकाचू ने अपना सिर हिलाया और कहने लगा, चू पिका पीक पिकाचू। क्या तुम ठीक हो? नसजॉय ने पूछा, जिस पर ऐश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हें ऊपर जाकर अपना कमरा तैयार कर लेना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। गैरी अलार्म की तेज आवाज से पहले ही कह रहा था कि उसकी बात बीच में ही कट गई। ध्यान दें, हमारे रडारों ने पोकेमोन चोरों के एक गिरोह से संबंधित एक बड़े विमान का पता लगाया है। यदि आपके पास कोई पोकेमोन है, तो अत्यधिक सावधानी बरतें। अलार्म बजना बंद होते ही लॉबी के बीचों बीच धुएं का एक पर्दा सा दिखाई दिया, और जब वह छटा तो वहां एक महिला खड़ी थी जिसके लंबे मैजेंटा रंग के बाल थे, जिन्हें उसने सिर के पीछे धूमकेतु की पूंछ की तरह घुमाकर रखा हुआ था। वह आमतौर पर बड़े हरे रंग के गोल झुमके पहनती है। और एक आदमी जिसके कंधे तक नीले रंग के बाल थे, बीच से एक लट निकली हुई थी और उसकी आंखें हरी थीं। और उनके बगल में एक म्याऊथ भी था। ये जेसी और जेम्स थे। म्यूजिकल नोट, जेसी, मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। जेम्स, इसे दुगुना कर दो। जेसी, दुनिया को तबाही से बचाने के लिए। जेम्स, हमारे राष्ट्र के भीतर सभी लोगों को एकजुट करना। जेसी, सत्य और प्रेम की बुराइयों की निंदा करने के लिए। जेम्स, अपनी पहुंच को आसमान के तारों तक विस्तारित करने के लिए। जेसी, जेसी, जेम्स, जेम्स, जेसी, टीम रॉकेट प्रकाश की स्पीड से उड़ान भरती है। जेम्स, अभी आत्मसमर्पण करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। म्याउथ, म्याउथ, बिल्कुल सही। म्यूजिकल नोट, जब ऐश और गैरी दोनों उस तिकड़ी को घूर रहे थे, गैरी ने आह भरी और कहा, धत तेरे की। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और 1000 पोके डॉलर निकाले और ऐश को दे दिए, जिसे ऐश ने झट से अपनी जेब में रख लिया। ऐश और गैरी टीम रॉकेट के तीनों सदस्यों को घूर रहे थे। ऐश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले, क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों हो, और वह म्याउथ बात क्यों कर सकता है?
जेसी ने उपहास उड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाया और कहा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, बच्चे। जेम्स उसके पास आकर बोला, हम यहाँ पोकेमोन के लिए आए हैं। म्योथ उनके बीच में कूद पड़ा, ये दुर्लभ और शक्तिशाली पोकेमोन हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप इन्हें मुझे सौंप दें। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कमजोर और घायल पोकेमोन का केंद्र है। नस जॉय ने अधिकारी जेनी के आने का इंतजार करते हुए स्टेटस को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। जेसी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हमें इस सारे कबाड़ के बीच कुछ छोटे छोटे पोकेमोन रत्न मिल जाएं तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। गैरी बहुत गुस्से में आगे बढ़ा, शायद 1000 पोके डॉलर हारने की वजह से तुम तीनों मुझे परेशान कर रहे हो। उसने अपना पोकेबॉल पकड़ा और ऐश की तरफ देखा। क्या कहते हो ऐश, क्या तुम इन्हें बुरी तरह पीटना चाहते हो? ऐश ने पिकाचू की ओर देखते हुए पूछा, क्या कहते हो, असली लड़ाई लड़ना चाहते हो? पिकाचू ने उसे घूरा, फिर टीम रॉकेट की ओर, फिर उसकी ओर और सिर हिलाया। ऐश मुस्कुराया और जेसी और जेम्स की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो इन्हें भगा देते हैं। ये देखकर जेम्स हंस पड़ा, ये बच्चे सोचते हैं कि वे लड़ सकते हैं। कॉफिंग को लड़ाई के लिए तैयार करना। चलो उन्हें टीम रॉकेट की ताकत दिखाते हैं, आखिर तुम दोनों की संख्या कम है, जेसी ने अपने एकान को हमले के लिए तैयार करते हुए कहा। लेकिन तुम मुझसे कमजोर हो, ऐश ने जवाब दिया। तभी गैरी ने स्क्विर्टल को भेजा और ऐश ने पिकाचू को। लड़ाई शुरू हो गई। एकिंस, उन्हें दिखाओ कि टीम रॉकेट से पंगा लेना ठीक नहीं है, उस चूहे पर बाइट का इस्तेमाल करो। जेसी ने आदेश दिया। स्क्विर्टल, चलो उस सांप को मार गिराते हैं, वाटर गन का मुकाबला करो, गैरी ने पुकारा। एकांस ने अपना शरीर पिकाचू की ओर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वह उससे टकरा पाता, स्क्विर्टल ने पानी से उस पर जोरदार प्रहार किया। ऐश ने ये देखा और आदेश दिया, पिकाचू, इस अवसर को मत गंवाओ, एकिंस पर थंडरशॉक का प्रयोग करो। एकांस इतना घबरा गया था कि उसे हमले का अंदाजा ही नहीं था, और स्क्विर्टल द्वारा दिए गए अतिरिक्त पानी की मदद से उसने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन विशालकाय सांप अभी भी खड़ा था। जेसी ने जेम्स की ओर देखते हुए बहुत निराशा व्यक्त की। जेम्स ने ये देखा और थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन फिर संभल कर बोला, कॉफिंग स्मोकर स्क्रीन और स्मॉग अटैक का इस्तेमाल करते हैं। कॉफिंग हवा में उड़ गया और युद्ध के मैदान पर कीचड़ की एक धुंध छोड़ दी। एकिंस अप्रभावित रहा, लेकिन स्क्विर्टल और पिकाचू दोनों इससे बचने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे फिर भी धुंध से प्रभावित हुए और विष से ग्रसित हो गए। ऐश और गैरी दोनों चिंतित थे क्योंकि उन्हें इसे जल्द से जल्द खत्म करना था। एक लंबी लड़ाई में कॉफिंग उन दोनों को 10 में से 7 बार हरा देगा। ऐश ने गैरी की ओर देखा और कहा, क्या कहते हो, अपनी पूरी ताकत से एक आखिरी दांव खेलें? गैरी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने अपना ध्यान फिर से सामने की लड़ाई पर केंद्रित किया और एक साथ आवाज लगाई, वाटर गन का पूरा इस्तेमाल करो। पिकाचू, थंडरशॉक पूरी शक्ति से। जैसे ही पानी दोनों पोकेमोन की ओर उड़ रहा था, हवा में ही बिजली मिलकर एक और भी शक्तिशाली हमला बन गई, और कॉफिंग द्वारा उत्पन्न धुएं के कारण उनमें से किसी को भी इसका आभास नहीं हुआ। हमला सीधा लगा, जिससे कॉफिंग और एकिंस दोनों बेहोश हो गए। हम हार गए, जेसी ने अविश्वास से कहा। 2 बच्चों के जरिए, जेम्स ने आगे कहा। अपने पोकेमोन को वापस लाते ही ऐश और गैरी ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। खैर, तुम जानते हो कि लोग क्या कहते हैं, अगर तुम कोई काम सही तरीके से करवाना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही करना होगा। म्याउथ ने पास आते हुए और अपने पंजे निकालते हुए कहा, विशेष रूप से पिकाचू की ओर बढ़ते हुए। पिकाचू और ऐश दोनों एक दूसरे को देखकर ओएसएलएवी बड़ी ईना लग रहे थे। ऐश ने तीनों की ओर देखते हुए कहा, याद रखना मैंने क्या वादा किया था, पिकाचू, चलो इन्हें उड़ा देते हैं। और जैसे ही पिकाचू ने बिजली चार्ज करना शुरू किया, म्याउथ जेसी और जेम्स के करीब आकर बोला, अब 1 मिनट रुको, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे होगे, लेकिन जवाब तुम्हें चौंका सकता है। तभी पिकाचू ने उसकी बात काट दी। पिकाचू ने जेसी, जेम्स और म्याउथ को बिजली का झटका देते हुए कहा, जिससे वे खिड़की से बाहर और उनके पास रखे म्याउथ के गुब्बारे से टकराते हुए उड़ गए। कैमरा उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ा और वे बातचीत करने लगे। जैसी, वाह, एक बिल्ली चूहे से हार गई। म्याउथ, वह पिकाचू कोई साधारण पिकाचू नहीं है। जेम्स, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्लभ है, एक उत्तम पुरस्कार है। जेसी, चलो इसे पकड़ते हैं। म्याउथ, शायद हम करेंगे। तीनों, लेकिन फिलहाल टीम रॉकेट उड़ान भरने जा रही है। ऐश की ओर वापसी। जैसे ही ऐश और गैरी ने तीनों को तारे की तरह तेजी से निकलते देखा, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। पोकेमोन सेंटर को बचाने के लिए धन्यवाद, नस जॉय ने कहा। मुझे नहीं पता कि अगर आप बीच में नहीं आते तो क्या होता। चिंता मत करो, मुझे खेद है कि हमें पोकेमोन सेंटर के बीचों बीच लड़ना पड़ा, ऐश ने जवाब दिया। खैर, जैसा कि मैं उन बेवकूफों के आने से पहले कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, गैरी ने कहा। इससे पहले कि लड़कियों के चीखने की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि वे दौड़कर नीचे चली गईं। क्या हुआ? हमें शोर सुनाई दिया और फिर इमारत हिलने लगी। मिस्टी ने ग्रीन के साथ दौड़ते हुए कहा। कुछ खास नहीं हुआ। टीम रॉकेट आई थी और गैरी के 1000 पोका डॉलर हार गए, फिर हमने उन्हें भगा दिया, ऐश ने ऐसे कहा जैसे ये कोई आम बात हो।
वे दोनों हैरान दिखे और गैरी को वो स्लेव देखकर ग्रीन ने पूछा, वे सच में आ गए? गैरी को पैसे देने के बाद मैं तुम्हें खुश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वे इतने बेवकूफ हैं कि यहाँ आ गए। ग्रीन के बोलते ही नीले बालों वाली एक महिला पोकेमोन सेंटर के दरवाजे से अंदर आ गई। ये ऑफिसर जेनी थी, जो थोड़ी देर से आई थी। ब्रेक की तेज आवाज, हमारे पास एक ड्राइव अवे है, आपको पता है? नर्स जॉय ने कहा, ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ क्या हुआ? मुझे आपकी सूचना मिली और मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ गई, फिर मैंने बाहर से आतिशबाजी देखी, अधिकारी जेनी ने कहा। खैर, तुम थोड़ी देर से आए हो, टीम रॉकेट आई थी और हमने उन्हें हरा दिया, बस इतना ही है, गैरी ने स्क्विर्टल को वापस उसके पोकेबॉल में भेजते हुए और उसे नर्स जॉय को सौंपते हुए जवाब दिया। यह मत भूलना कि तुमने 1000 पोके डॉलर खो दिए थे, ऐश ने कहा और साथ ही उसने पिकाचू को नर्स जॉय को सौंप दिया। अधिकारी जेनी ने पुष्टि के लिए जॉय की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं सराहना करती हूँ कि आप दोनों ने मदद करने का फैसला किया, लेकिन अगली बार असली अपराधियों के पास जाने की कोशिश न करें। जैसे ही ऑफिसर जेनी ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, सभी ने पोकेमोन सेंटर द्वारा रात के लिए दिए गए अपने अपने कमरों में जाने का फैसला किया। ऐश अपने कमरे में पहुंचते ही उसने पिकाचू को अपने बिस्तर पर लिटाया और उसे थोड़ा कैचअप दिया। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। पिकाचू को पहले तो शक हुआ, लेकिन जैसे ही उसने इसे चखा, उसे यह बहुत पसंद आया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया, लेकिन क्या तुम सावधान रहोगे, कहीं स्पीरो आक्रामक न हो जाए? उसने पक्षी का पोकेबॉल निकालते हुए कहा। पिकाचू के सिर हिलाते ही ऐश ने आक्रामक पक्षी स्पीरो को बाहर भेजा। बाहर आते ही स्पीरो ने पिकाचू को घूर कर देखा, मानो उसे हराने के कारण वह अभी भी उससे नाराज हो। और पिकाचू कैचअप चाटता रहा। ठीक है, बस बहुत हो गया, ऐश ने बीच में दखल देते हुए कहा, तुम हार गए और मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, और ट्रेनर होने के नाते तुम्हें सबके साथ मिलजुल कर रहना होगा। स्पीरो खुश नहीं दिख रहा था, ये स्पष्ट था, इसलिए ऐश ने आगे कहा, बेशक, अगर तुम मेरे पोकेमोन नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद स्पीरो सचमुच उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, लेकिन बेशक, अगर तुम मेरे साथ आने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि कोई भी तुम्हें फिर से हरा नहीं पाएगा। तो क्या कहते हो? स्पीरो ने ऐश की तरफ देखा, फिर पिकाचू की तरफ, फिर ऐश की तरफ और सिर हिलाया, मानो स्पीरो किसी भी चीज से ज्यादा ऐश और पिकाचू के बीच हिसाब बराबर करना चाहता हो। टीम में आपका स्वागत है, तो अब आप लोगों को खाना खिलाने का समय है, ऐश ने पोकेमोन का खाना निकालते हुए कहा। पोकेमोन सेंटर में उनके लिए विशेष आहार तैयार करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वह पोकेमोन के खाने के कुछ पैकेट साथ लाया था। उसे पिज्जी या पिज्जियोटो पकड़ने की उम्मीद थी, इसलिए ऐश ने पक्षियों का खाना भी स्टॉक कर लिया था। जैसे ही उसने उन्हें उनका खाना और कुछ पोके ब्लॉक्स दिए, उसने कहा, अभी ट्रेनिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है, हम कल विरिडियन फॉरेस्ट में ट्रेनिंग शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि पहले जिम के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐश और उसके पोकेमोन ने खाना खत्म कर लिया और सब सोने की तैयारी करने लगे। बिस्तर पर लेटे हुए ऐश अपने पोकेडेक्स को देख रहा था, जो एक फोन की तरह काम करता था और वह उसमें चीजें क्वेस्ट सकता था। उसने देखा कि सभी जिम लड़ाइयां रिकॉर्ड की जाती हैं और ऑनलाइन अपलोड की जाती हैं, जो उसके लिए अच्छी बात है क्योंकि वह हर जिम लड़ाई को देखकर कोई रणनीति बना सकता है। ठीक है, मैं शायद 1-2 दिन विरिडियन फॉरेस्ट में ट्रेनिंग और पोकेमोन ढूंढने के लिए रुकूंगा। कुछ पोकेमोन हैं जिन्हें मैं पाना चाहता हूँ, शायद मैजिकार्प भी ढूंढूं। इन सब बातों पर बाद में विचार करूंगा, लेकिन अभी सो जाओ। और उसने यही किया। अगले दिन ऐश, गैरी और ग्रीन पोकेमोन सेंटर के सामने बातें कर रहे थे। मिस्टी मछली पकड़ने के लिए रूट 1 पर वापस चली गई, उसे पता नहीं था कि उसे क्या मिलेगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। फिलहाल, तीनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे। तो तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हें तो पता ही है कि मैं शायद 1-2 दिन विरिडियन फॉरेस्ट में ही रुकूंगा, ऐश ने बातचीत शुरू की। ठीक है, मैं प्यूटर सिटी जा रही हूँ अपनी किस्मत आजमाने और रास्ते में कुछ अभ्यास करने के लिए। अभी की स्टेटस में शायद मेरे पास इसे हराने का सबसे अच्छा मौका है। ग्रीन ने अपने पोकेमोन बुलबासौर को पकड़े हुए कहा। मैं शायद एक कार या कुछ और लेने जा रहा हूँ, इससे काम बहुत तेजी से हो जाएगा, गैरी ने कहा, और ऐश और ग्रीन ने उसे खाली निगाहों से देखा। ठीक है, दादाजी मेरी बुरी आदतों के लिए पैसे दे रहे हैं, अब आगे क्या? क्या आप उन चीयरलीडर्स को लेने जा रहे हैं जो आपकी गोद में बैठने के लिए गिड़गिड़ा रही थी? ऐश ने जवाब दिया। अरे पहली बात तो ये कि दादाजी हम तीनों का खर्च उठा रहे हैं, और दूसरी बात शायद मैं भी उठा लूं। ये शायद तुम दोनों से बेहतर साथी साबित होंगे, गैरी ने जवाब दिया। हाँ, हाँ, दोस्त। लेकिन अभी के लिए, हम यहीं अलग हो रहे हैं, जब तक कि हम फिर से नहीं मिलते। ग्रीन, तुम्हारे साथ यात्रा करना बहुत अच्छा लगा, और गैरी, तुमसे पैसे लेना भी बहुत अच्छा लगा, तो अलविदा दोस्तों। ऐश ने ये कहते हुए चलना शुरू किया और गैरी को उस पर चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वह नशे में चूर था। जैसे ही ऐश जंगल में दाखिल हुआ, उसने आह भरी और कुछ पोकेमोन ढूंढने के लिए जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा।
पिकाचू सुबह होने के कारण अपने थैले में सो रहा था और स्पीरो को बाहर निकाला गया और वह ऐश के कंधे पर उड़ गया। जैसे जैसे वे जंगल में और अंदर जाते गए, आखिरकार वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां बहुत सारे पोकेमोन मौजूद थे। वहां मंकी, कुछ सैंडशू, बटरफ्री, बीडल और कुछ डोडुओ थे। अच्छा, अब आसपास देखना शुरू करने का समय आ गया है, ऐश ने सोचा और अपना पोकेडेक्स निकालकर सब कुछ स्कैन करना शुरू कर दिया जब तक कि उसे कुछ दिलचस्प नहीं मिल गया। अंडरस्को, ये पहली लड़ाई थी, मुझे बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं और मैं किस चीज में सुधार कर सकता हूं। साथ ही मुझे कुछ बातें स्पष्ट करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ऐश के सभी पोकेमोन में किसी न किसी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं होगा, और उत्परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि वह स्वाभाविक रूप से दूसरे पोकेमोन से अधिक शक्तिशाली होगा। इसका मतलब केवल यह है कि वह उसी प्रजाति के दूसरे पोकेमोन से कुछ अलग है। यह उसे अधिक शक्तिशाली बना सकता है या उसे कुछ अलग क्षमता प्रदान कर सकता है। इसके अलावा चार चालों की कोई सीमा नहीं है, लेकिन चालों को देखते समय मैं उन चालों को हटा देता हूं जिनका वह कभी उपयोग नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, पिकाचू के थंडरबोल्ट सीखने के बाद वह थंडर शॉक का फिर कभी उपयोग नहीं करेगा। योजक चिन्ह अंडरस्को, ऐश कुछ मिनटों से जंगल में इधर उधर देख रहा था। उसने कुछ पोकेमोन देखे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी दिलचस्पी नहीं जगाई। उसने एनीमे में मिले पिज्जियोटो को भी नहीं देखा था, लेकिन उसने बहुत सारे पिज्जी देखे थे, जिनमें से अधिकतर के पैर उलझे हुए थे, जो शायद उनकी सबसे खराब क्षमता थी। इसलिए उसने कुछ और पोकेमोन हासिल करने के बाद एक और पोकेमोन लेने के लिए वापस आने का फैसला किया। ऐश ने बेलस्प्राउट को क्वेस्ट्स के लिए जंगल में और अंदर जाने का फैसला किया, एक तो इसलिए कि यह पहले जिम के लिए उपयोगी होगा, और दूसरा इसलिए कि इसमें एक एबिलिटी और एक हिडन एबिलिटी थी और यह उतना अच्छा भी नहीं था, इसलिए उसे बस पहले दिखने वाले बेलस्प्राउट को ही पकड़ना था। जंगल में और आगे बढ़ते हुए ऐश को वहां 4 बेलस्प्राउट और 6 ऑडिश का एक झुंड मिला, इसलिए ऐश ने उनमें से ज्यादा को स्कैन करने का फैसला किया और उसे 3 दिलचस्प पोकेमोन मिले। इनमें से 2 ऑडिश और एक बेलस्प्राउट झुंड के अंत के करीब थे। अंडरस्को, बेलस्प्राउट पुरुष एक मांसाहारी पोकेमोन जो कीड़ों को फंसाकर खाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपने जड़नुमा पैरों का उपयोग नमी को पुनः प्राप्त करने के लिए करता है। क्षमता, क्लोरोफिल की छिपी हुई क्षमता, इफेक्ट्स पो। वर्तमान चालें, बेल कोड़े मारना, विकास। ऑडिश एम, इसे खरपतवार का गुच्छा समझा जा सकता है। अगर आप इसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह भयानक चीखता है। क्षमता, क्लोरोफिल की छिपी हुई क्षमता, भाग जाओ। छिपी हुई क्षमता बदलकर इफेक्ट्स पो हो जाती है। वर्तमान चालें, अवशोषण, विकास, मीठी सुगंध। ऑडिश एफ, इसे खरपतवार का गुच्छा समझा जा सकता है। अगर आप इसे जमीन से उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह भयानक चीखता है। क्षमता, क्लोरोफिल की छिपी हुई क्षमता, भाग जाना। छिपी हुई क्षमता बदलकर हील हो जाती है। वर्तमान चालें, अवशोषण, विकास, मीठी सुगंध। अंडरस्को, ये देखकर ऐश ने कुछ कहा, उस बेलस्प्राउट में अलग क्षमता क्यों है? उसमें तो सिर्फ लालच होना चाहिए, उसमें कोई उत्परिवर्तन नहीं है, तो उसमें क्या अलग है? फिर उसने दोनों ऑडिश की ओर देखा। खैर, लड़का वाइलप्लम के लिए एकदम सही है और लड़की बेलॉसम के लिए अच्छी है। मैं कांटों के दौरान 2 को प्रशिक्षित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं लड़के को प्रशिक्षित करूंगा और लड़की का उपयोग जोहतों के दौरान करूंगा। तब तक प्रोफेसर ओक उसका ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए उसने अपने कंधे पर बैठी चिड़िया को हल्का सा धक्का दिया। स्पीरो, मेरे इशारे पर पीछे वाले उन तीनों को अलग कर दो, फिर डबल टीम का इस्तेमाल करके बाकी ग्रुप का ध्यान भटकाओ ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। स्पीरो ने सिर हिलाया और पास उड़ गया। इसी बीच ऐश ने अपने बैग में सो रहे पिकाचू को जगाया। बेशक वह बहुत असरदार नहीं था, लेकिन एनीमे में टाइप डिसएडवांटेज का क्या महत्व रह गया है। स्पीरो ऐश के इशारे का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही उसे इशारा मिला, उसने उस जगह पर जोरदार हमला किया जहां पोकेमोन का समूह बिखरा हुआ था। उसने अपने पंख फड़फड़ाकर एक बड़ा धूल का तूफान खड़ा कर दिया। फिर अफरा तफरी के बीच स्पीरो ने डबल टीम अटैक का इस्तेमाल करके समूह को भ्रमित किया और उन पर कुछ चोंचें मारी। इसी बीच ऐश और पिकाचू पीछे से वहां आ गए जहां तीनों पोकेमोन मौजूद थे। पिकाचू, बेलस्प्राउट पर थंडर शॉक का इस्तेमाल करो। ऐश ने ऑडिश पर 2 पोकेबॉल फेंकते हुए आदेश दिया। ऑडिश आमतौर पर इतना कमजोर होता है कि बिना लड़ाई के ही पकड़ा जा सकता है। बिजली का झटका सीधा लगा और मादा ऑडिश के लिए फेंकी गई पोकेबॉल डिंग की आवाज के साथ 3 बार लुढ़की, लेकिन नर ऑडिश 2 बार लुढ़कने के बाद ही बाहर निकल आया। और इस तरह सरप्राइज राउंड खत्म हो गया। ध्यान भटकाने के दौरान स्पीरो अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। दोहरी टीम के कारण ऐसा लग रहा था जैसे स्पीरो का एक समूह हो, इसलिए अधिकांश ऑडिश भाग रहे थे। केवल 3 बेलस्प्राउट अकेले लड़ने के लिए रह गए। ऑडिश ने देखा कि उसका दोस्त पकड़ा गया है, इसलिए उसने हमला करने का फैसला किया। उसने पहले ग्रोथ और फिर एक जॉर्ब का इस्तेमाल किया। वहीं बेलस्प्राउट मुश्किल से खड़ा था और लकवाग्रस्त था, लेकिन फिर भी उसने वाइन विप से हमला करने की कोशिश की। पिकाचू ने आसानी से वाइन विप को चकमा दे दिया, लेकिन उस पर एक कमजोर एक जॉर्ब का वार हुआ, जो बेहद असरदार होने के बावजूद कुछ खास नहीं कर पाया। ऐश ने आदेश दिया, पिकाचू, ऑडिश पर थंडर वेव का इस्तेमाल करो।
उसने 2 और पोकेबॉल तैयार किए और उनमें से एक बेलस्प्राउट की ओर फेंका। उस समय ऑडिश इतना कमजोर था कि वह उसका सामना नहीं कर सका और डिंग की आवाज के साथ लुढ़क गया। इसी बीच पिकाचू ने ऑडिश पर थंडर वेव का इस्तेमाल किया जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया। ऐश ने इस मौके का फायदा उठाकर दूसरा पोकेबॉल भी ऑडिश की ओर फेंका और वह 3 बार लुढ़का और फिर डिंग की आवाज आई। इसी बीच बेलस्प्राउट और स्पीरो के बीच लड़ाई जारी रही। बेलस्प्राउट वाइन विप का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन डबल टीम अटैक से भी वे उड़ते हुए पक्षी को नहीं मार पा रहे थे। धूल छंटने पर ऐश ने स्पीरो, 3 कमजोर बेलस्प्राउट और कई सारे ऑडिश को भागते हुए देखा। मुझे लगा था कि इन पोकेमोन को पकड़ने के बाद हमें भागना पड़ेगा, लेकिन लगता है डर ने ही ज्यादातर समस्या को दूर भगा दिया। खैर, जब संदेह हो तो बाकी को भी हरा दो। ऐश ने पिकाचू की ओर देखा और पोकेमोन सेंटर में हुई लड़ाई के बाद सीखी हुई एक चाल चलने का फैसला किया। पिकाचू, क्विक अटैक करो। स्पीरो, दबाव बनाए रखो। पिकाचू दौड़ता हुआ आया और बेलस्प्राउट में से एक से टकराकर उसे बेहोश कर दिया। वहीं स्पीरो ने नीचे गोता लगाकर बचे हुए 2 बेलस्प्राउट्स को मार गिराया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने कुछ अभ्यास और फिर भोजन के लिए झील की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे झील के पास पहुंचे, ऐश ने अपने दोनों पोकेमोन की ओर देखा। ठीक है, अब तुम दोनों के ट्रेनिंग का समय है। अगर हमें पहले जिम को हराने में मदद करने के लिए 2 और सदस्य नहीं मिल पाते हैं, तो तुम्हें एक स्टील मूव सीखना होगा। उसने कुछ रस्सियां और वजन निकाले जो उसने जाने से पहले पैक किए थे और उन्हें पिकाचू की पूंछ और स्पीरो के पंखों से बांध दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस वजन के अभ्यस्त हो जाओ और इतने मजबूत हो जाओ। जब तुम इतने मजबूत हो जाओगे तो तुम क्रमशः आयरन टेल और स्टील विंग सीख पाओगे। जैसे ही उसने उनके अंगों पर वजन बांधा, वे वजन के कारण लगभग गिर ही गए, लेकिन वे चलते रहे। इसी बीच ऐश ने अपने ग्रास पोकेमोन की देखभाल करने का फैसला किया। उसने मादा ऑडिश को बाद में इलाज के लिए ओक के पास भेजने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने ऑडिश और बेलस्प्राउट को भी बाहर भेजा, जो पहले से ही घायल थे। ऐश ने उन्हें ठीक करने का फैसला किया, मुख्य रूप से दवाइयों का इस्तेमाल करके, क्योंकि उसके पास पोकेमोन सेंटर जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थीं। उसने ऑरा हीलिंग का अभ्यास किया। वह बेहतर हो रहा था लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए वे तुरंत होश में नहीं आए, तो उसने उन्हें आराम के लिए वापस पोकेबॉल में भेज दिया। इसी बीच ऐश ने झील में कुछ पोकेमोन ढूंढने का फैसला किया। उसे कई पोकेमोन दिखाई दिए, जिनमें बहुत सारे मैजिकार्प और कुछ पोलिवैग शामिल थे। उसे कुछ ऐसे पोकेमोन मिल सकते थे जो उसकी रुचि जगाते, लेकिन फिलहाल वह अपने हर पोकेमोन के लिए खाना और पोकेब्लॉक तैयार करेगा। पिकाचू और ऑडिश शाकाहारी थे, इसलिए उनके लिए खाना बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। स्पीरो और बेलस्प्राउट सर्वाहारी हैं, उनका मुख्य भोजन कीड़े मकोड़े वाले पोकेमोन होते हैं, इसलिए वे चाहें तो कैटरपी पकड़ सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर वे ऐसा नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण लीग द्वारा बनाया गया और रेंजर्स द्वारा समर्थित एक कानून है, जिसके अनुसार ट्रेनर्स को पोकेमोन का शिकार करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने पर्याप्त सामग्री जमा कर ली थी। जब वह अपने पोकेमोन के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रहा था, तो खाने की खुशबू से कई पोकेमोन पास आने लगे। कुछ ने सोचा कि वे भी थोड़ा सा खाना चुरा लें, लेकिन स्पीरो ने उन्हें डराकर भगा दिया। वैसे तो स्पीरो को वजन की आदत हो गई थी, लेकिन वह अपने पंख पूरी ताकत से नहीं फड़फड़ा पा रहा था। पिकाचू की भी हालत कुछ ऐसी ही थी, वह गिरने से तो बच गया, लेकिन अपनी पूंछ हिलाए बिना गिर नहीं रहा था। ऐश ने उन्हें कुछ पोके ब्लॉक्स दिए और उनका खाना भी दे दिया। उसने बेलस्प्राउट और ऑडिश को भी बाहर निकालने का फैसला किया ताकि वह देख सके कि वे कैसे हैं और उन्हें खाना भी खिला सके। बाहर आते ही वे ऐश को घूरने लगे, फिर अपने दोस्त को ढूंढते हुए इधर उधर देखने लगे। ऐश ने उन्हें खाने का कटोरा दिया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी नहीं खाया। बेलस्प्राउट, ऑडिश, वे ऐश की ओर चिल्लाए मानो पूछ रहे हों कि उनका दोस्त कहाँ है। चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त ठीक है, वो एक पोकेमोन प्रोफेसर की देखरेख में है। अगले शहर पहुंचते ही हम उन्हें फोन कर देंगे ताकि तुम देख सको कि वो ठीक है। लेकिन अभी तुम दोनों को खाना खाना होगा। मैं तुम्हारा ट्रेनर हूं, इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों और मजबूत बनो। ऐश ने उन्हें शांत करने और आराम दिलाने के लिए अपनी कुछ आभा भी छोड़ी। ऐसा लगा कि यह तरीका कारगर साबित हुआ, इसलिए उन्होंने फिलहाल आराम करने का फैसला किया और खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद वे पहले से ज्यादा आराम महसूस कर रहे थे। लेकिन जब वह खुद बैठने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने एक छोटा सा पिज्जी देखा, जो शायद उसकी हथेली में समा सकता था। उसने अपना पोकेडेक्स निकाला और उसे स्कैन करने का फैसला किया। अंडरस्को पिजी, पुरुष पिजी, एक छोटा पक्षी पोकेमोन। ये नॉर्मल और फ्लाइंग टाइप का है। पिजी आमतौर पर लड़ाई करना पसंद नहीं करता, लेकिन उकसाए जाने पर हमला करने में संकोच नहीं करेगा। क्षमता, पैनी नजर, छिपी हुई क्षमता, स्नाइपर। भविष्य की क्षमता वही रहेगी। वर्तमान चालें, टैकल, फेदर डांस, सैंड अटैक। अंडरस्को ऐश हैरान था, आमतौर पर पिज्जी की छिपी हुई क्षमता, बिग पैक्स, होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था।
ऐश ने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया और उस नन्हे पक्षी को बुलाने की कोशिश करने का सोचा। उसने स्पीरो को दिए गए खाने का एक अतिरिक्त कटोरा उठाया और उसे पिग्जी के सामने रखकर उसे पास आने का इशारा किया। वह उड़कर खाने के सामने आ गिरा और खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से जीव ने काफी समय से कुछ नहीं खाया था। खाना खत्म करने के बाद उसे और खाने की इच्छा हुई, जिस पर ऐश ने कहा, तुम तो बड़े भूखे हो, है ना? क्यों न तुम मेरे पोकेमोन बन जाओ? मैं तुम्हें खिलाता रहूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। चिड़िया ने अपना सिर घुमाया और आगे की ओर उछलते हुए कहा, पिग्जी। ठीक है, ऐश ने कहा और एक पोकेबॉल निकालकर उसे आगे बढ़ाया। पिग्जी उछलकर आगे बढ़ा और बॉल से सिर टकराया। फिर एक डिंग की आवाज आई। इसके बाद ऐश ने चिड़िया को वापस पानी में छोड़ दिया और उसे थोड़ा और खाना दिया। सभी को खाना खिलाने और सारा सामान पैक करने के बाद ऐश ने उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहा। पिकाचू और स्पीरो का ट्रेनिंग एक जैसा था, लेकिन ऐश ने पिग्जी को भी उनके साथ शामिल कर लिया। बेलस्प्राउट और ऑडिश का ट्रेनिंग अलग था, उन्हें स्लीप पाउडर, पॉइजन पाउडर और स्टन स्पोर सीखना था। उनके लिए ये सीखना आसान होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों इसे बहुत जल्दी स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं और बेलस्प्राउट के पास एक ऐसी क्षमता है जो उनकी मदद करेगी। कुछ घंटों के बाद बेलस्प्राउट और ऑडिश ने पाउडर का इस्तेमाल करना सीख लिया, और पिकाचू ही समूह में एकमात्र ऐसा था जिसने अपना स्टील मूव सीख लिया था। स्पीरो लगभग सीख ही चुका था और पिग्जी भी उससे ज्यादा पीछे नहीं था। ऐश ने उन सभी को कुछ खास पोकेब्लॉक्स दिए ताकि वे अपनी ऊर्जा पर बेहतर नियंत्रण पा सकें। सीरीज के अंत तक पिकाचू का बिजली पर इतना अच्छा नियंत्रण हो गया था कि वह 10 मिलियन वोल्ट के वज्रपात को भी नियंत्रित कर सकता था। इसलिए यह अच्छा होगा कि उसके पोकेमोन को विकसित होने से पहले ही बिजली पर अच्छी महारत हासिल करा दी जाए। सूरज ढलने के बाद ऐश ने सोने के लिए तंबू लगाया। उसके पोकेमोन भी बाहर सोना चाहते थे, इसलिए उसने उन्हें सोने दिया, आखिर क्यों न देता। लेटते ही उसके मन में एक विचार आया, आज तो काफी अच्छा रहा, 3 मतलब कुल मिलाकर 4 नए पोकेमोन मिल गए। लेकिन मुझे और चाहिए। ब्रॉ के बैटल के वीडियो के अनुसार वह 4 बनाम 4 की लड़ाई में 4 पोकेमोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन किसे पकड़ूं? शायद मैं कैटरपी को नहीं पकड़ूंगा, वह बुरा तो नहीं है, पर अच्छा भी नहीं है, और शायद मैं उसे छोड़ दूंगा ताकि वह उस शाइनी बटरफ्री के साथ मीटिंग कर सके। खैर, ये तो कल की समस्या है, अभी वाला तो सोना चाहता है। अंडरस्को, चलो, मछली पकड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। ऐश सुबह जल्दी उठ गया, एक और दिन, एक और कमाई। उसने देखा कि उसके पोकेमोन अभी भी सो रहे हैं। उसने उन सब के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया और कुछ देर बाद उनमें से कुछ जाग गए। उनके जागते ही उसने उन्हें खाना दिया। फिर ऐश झील की ओर गया और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी और पोकेडेक्स निकाल ली। जब उसने पानी में रहने वाले पोकेमोन को पकड़ना शुरू किया, तो उसने अपने पोकेमोन को अभ्यास और ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहा। पक्षी अभी भी स्टील विंग सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर वे इसे सीख लेते तो वे टेलविंग सीखने का प्रयास करते। पिकाचू को डबल किक सीखने के लिए कहा गया, मुख्य रूप से अपने शरीर को किसी चट्टान या पेड़ की ओर फेंक कर लात मारने के लिए। बेलस्प्राउट ने रैप सीखने की कोशिश की, जो उसके लिए आसान था, उसने बस एक चट्टान को निचोड़ दिया। ऑडिश ने एक अधिक उपयोगी मूव, लीच सीड सीखने की कोशिश की। समय बीतने के साथ ऐश ने अनगिनत मैजिकार्प और कुछ पोलिवैग पकड़े और उन्हें वापस पानी में छोड़ दिया। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने उसकी दिलचस्पी जगाई हो। मछली पकड़ते पकड़ते उसके मन में एक विचार आया, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं एक साथ 6 से ज्यादा पोकेमोन रख सकूं? अगर मुझे सही याद है तो डैमियन के पास एक साथ लगभग 10 पोकेमोन थे, शायद इससे भी ज्यादा, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसने अपना पोकेडेक्स खोलने और विकल्पों को देखने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वचालित टेलीपोर्टेशन सुविधा को बंद करने का कोई तरीका है। शायद मुझे ओक से अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन शायद अपग्रेड मिलने के बाद मैं ऐसा कर सकूं। जैसे ही वह सोच रहा था, उसकी मछली पकड़ने वाली लाइन के एक जोरदार खिंचाव ने उसे उसके विचारों से बाहर खींच लिया। उसने बाद में सोचने का फैसला किया और खींचना शुरू कर दिया। उसकी लाइन को जो भी खींच रहा था, वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत था, अब तक पकड़ी गई अधिकांश मछलियों से कहीं ज्यादा मजबूत, लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं था क्योंकि वह ज्यादातर मैजिकार्प ही पकड़ता था। जैसे ही उसने जोर से खींचा, पानी से एक पोलिवैग बाहर निकला। ये पोलिवैग औसत से बड़ा था। ऐश ने अपने हाथ में मौजूद पोकेडेक्स का इस्तेमाल किया। अंडरस्को, पोलिवैग पुरुष पोलिवैग, एक मेढक के बच्चे जैसा पोकेमोन। ये जल प्रकार का पोकेमोन है। इसके शरीर पर बना घुमावदार निशान इसकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देने वाले इसके आंतरिक अंगों को दर्शाता है। पोलिवैग के निवास स्थान के आधार पर यह घुमावदार निशान अलग अलग दिख सकता है। क्षमता, जल अवशोषण, गुप्त क्षमता, स्विफ्ट स्विम, भविष्य की क्षमता अपरिवर्तित रहेगी। वर्तमान गतिविधियां, बबल बीम, वाटर स्पोर्ट, सम्मोहन। अंडरस्को, ऐश ने ये देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, इससे मैं कम से कम पहले जिम को पार करने की गारंटी तो दे ही सकता हूँ, और बाद में पोलिवैग बनने में भी मदद मिलेगी। ऐश ने अपने पोकेमोन की ओर देखा और अपने बेलस्प्राउट को बुलाया। अरे दोस्त, क्या तुम असली युद्ध का अनुभव लेना चाहते हो?
ऐश ने बेलस्प्राउट से पूछा और उस पोलिवेग की ओर इशारा किया जो इस समय हवा में तैर रहा था और उन्हें घूर रहा था। बेलस्प्राउट ने पोलिवेग की ओर देखा और फिर ऐश को सिर हिलाकर इशारा किया और लड़ने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर पोलिवेग भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। बेलस्प्राउट, ग्रोथ, फिर इसे वाइन विप से पकड़ो, तुम्हें इसे पानी से बाहर निकालना होगा, ऐश ने आदेश दिया। बेलस्प्राउट ने ये सुना और सूर्य से ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया और खुद को बड़ा होते हुए महसूस करते हुए उसने अपनी पीठ से लताएं निकाली और उन्हें टैडपोल पर फेंक दिया और उसे पानी से बाहर निकाल लिया। ऐसा होते ही पोलिवेग छटपटाने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश में उसने बेतहाशा बबल बीम का इस्तेमाल किया। बेलस्प्राउट पर भी कुछ बुलबुले लगे, लेकिन टाइप डिसएडवांटेज और पोलिवेग के कमजोर होने के कारण इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। बेलस्प्राउट, रैप का इस्तेमाल करो और फिर उसे जमीन पर पटक दो, ऐश ने पोकेबॉल निकालते हुए आदेश दिया। बेलस्प्राउट ने टैडपोल को अपनी लताओं में जकड़ लिया और फिर उसे एक पेड़ पर फेंक दिया। इससे पोलिवेग बहुत कमजोर हो गया, इसलिए ऐश ने एक पोकेबॉल के बारे में सोचा, एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, डिंग। बहुत बढ़िया दोस्त, ऐश ने पोकेबॉल की ओर बढ़ते हुए कहा, अब मेरी टीम में 6 पोकेमोन हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी मैजिकार्प और अगर हो सके तो साइथर को ढूंढने की कोशिश करना चाहता हूँ। समुराई यहीं आसपास रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें पता होगा, जहां तक मुझे याद है, वे कीड़ों के विशेषज्ञ हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या गैरी या ग्रीन ने उनसे लड़ाई की है। ऐश ने पोकेबॉल उठाकर पोलिवेग को बाहर निकाला, फिर उसे कुछ दवा दी और अपनी ऑरा हीलिंग का अभ्यास किया। उसकी हालत में सुधार तो हो रहा था, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसने पोलिवेग को वापस आराम करने के लिए रख दिया। उसने अपने पोकेमोन की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ट्रेनिंग काफी है, हमें आगे बढ़ना होगा, इसलिए चलते समय आप रास्ते में आने वाले किसी भी पोकेमोन को पीटकर अपने दांव पेच का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे वे जंगल से आगे बढ़े, उन्हें कई पोकेमोन मिले, जिनमें ज्यादातर कीड़े जैसे पोकेमोन और कुछ अकेले बैटल थे। ऐश ने उन्हें जितने हो सके उतने को मारने दिया, हालांकि वह बेवकूफ नहीं था, उसने अपने पोकेमोन को बैटल के बड़े झुंड से लड़ने नहीं दिया। लेकिन वह मैजिकार्प पर भी नजर रखे हुए था और बेलस्प्राउट और ऑडिश को रास्ते में मिलने वाले किसी भी बैटल से लड़ने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर जंगल में चलने के बाद उन्हें एक रोचक दृश्य दिखाई दिया। ऐश ने 2 सुनहरे पोकेमोन देखे, जिनमें एक शाइनी वीडल और एक कैटरपी शामिल थे। ऐश ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया, इसलिए उसने अपना पोकेडेक्स निकाला और उन्हें स्कैन किया। ऑथर का नोट, कैटरपी को आखिरी समय में जोड़ा गया था, मैंने सिक्का उछालकर देखा कि क्या वह दिखाई देता है। आप देखेंगे कि अगले कुछ अध्यायों में कैटरपी के बारे में ज्यादा बात नहीं होगी क्योंकि मैंने संपादन के दौरान इसे आखिरी समय में जोड़ा था। अंडरस्कोर 1 वीडल 1 महिला वीडल। इस पोकेमोन के सिर पर मौजूद डंक के सुनिश्चित करता है कि हमलावर को ठीक उसी जगह चोट लगे जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। क्षमता, शील्ड, डस्ट, छिपी हुई क्षमता, भाग जाओ झुंड और स्नाइपर। वर्तमान चालें, स्ट्रिंग शॉट, पॉइजन स्टिंग, बेसिक। उत्परिवर्तन का पता चला, एनालिसिस किया गया। रानी मधुमक्खी का पता चला। 1 कैटरपी 1 पुरुष कैटरपी, कीड़ा पोकेमोन। दुश्मनों को दूर भगाने के लिए कैटरपी अपने लाल एंटीना से एक अप्रिय गंध छोड़ता है। बढ़ते समय ये कई बार अपनी त्वचा बदलता है। क्षमता, शील्ड, डस्ट, संयुक्त आंखें। वर्तमान चालें, स्ट्रिंग शॉट, टैकल, बेसिक। अंडरस्कोर ऐश हैरान और परेशान था कि उसकी किस्मत कभी भी उसके मन मुताबिक क्यों नहीं होती। मुझे कैटरपी नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो शाइनी है, मुझे इसे पकड़ना नहीं चाहिए था, पर मेरे अंदर का शाइनी हंटर मुझे ऐसा करने नहीं दे रहा। ऐश ने 2 पोकेबॉल निकाली और कीड़ों पर फेंक दी। दोनों अचानक चौंक गए और बहुत जल्दी पकड़े गए, उन्होंने जरा भी संघर्ष नहीं किया और डिंग की आवाज आई। ठीक है, मैं इन दोनों को अभी ओक के पास भेज देता हूं क्योंकि ये पहले जिम के लिए उपयोगी नहीं होंगे, ऐश ने सोचा और पोकेबॉल्स को उठाया, जो एक तेज सफेद रोशनी में लिपट गए। उनके जाने के बाद ऐश को एक तेज चीख सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक विशाल इंद्रधनुषी पक्षी पेड़ पर बैठा उसे देख रहा था। स्पीरो हमला करना चाहता था, लेकिन ऐश ने उसे उड़ने और उस पौराणिक पक्षी पर हमला करने से पहले ही रोक दिया। ऐश इतना बेवकूफ नहीं था कि अपने स्तर के किसी पौराणिक पोकेमोन पर हमला करे या पोकेबॉल फेंके। इसलिए उसने बस यही कोशिश की कि उसके पोकेमोन इंद्रधनुषी पक्षी को गुस्सा न दिलाएं या उस पर हमला न करें। इसी बीच हो ऐश को उत्सुकता से देख रहा था। हो ने बड़े पेड़ के पास वाले तालाब की ओर देखा, फिर ऐश को देखकर अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगा। लेकिन उड़ने से पहले ही उसने एक पंख गिरा दिया और इंद्रधनुष में उड़ गया। ऐश ने पंख उठाया और भी निराश हो गया। अब मेरे पास इंद्रधनुषी पंख है, तो अब वो गुस्सेल पोकेमोन मार्शेडो मेरा पीछा करेगा और मुझे भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा। खैर, शुक्र है कि मैं ऑरा की मदद से इस भ्रष्टता का सामना कर पाऊंगा, लेकिन मुझे इसका अभ्यास करना होगा, ऐश ने सोचा। फिर उसने उस तालाब की ओर देखा जिसे हो देख रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक छोटी सी मैजिकार्प मछली तालाब में फंसी हुई है। ऐश ने अपना पोकेडेक्स निकाला और मछली को स्कैन किया। अंडरस्कोर मैजिकार्प, पुरुष मैजिकार्प, मछली पोकेमोन।
चूंकि मैजिकार्प केवल पानी में छपछपाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ लोग उन्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक मजबूत पोकेमोन हैं जो पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, उसमें जीवित रह सकते हैं। क्षमता, तेज तैराकी, छुपी हुई क्षमता, विचलित डराना और साहस। वर्तमान चालें, स्प्लैश, टैकल, बेसिक, बाउंस, बेसिक। अंडरस्कोर। वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक है, धन्यवाद हो। ओह, ऐश ने मन ही मन सोचा और एक पोकेबॉल निकालकर मैजिकार्प पर फेंक दी। मैजिकार्प ने उसे आसानी से पकड़ लिया क्योंकि वह पहले से ही काफी कमजोर था। पकड़े जाने के बाद ऐश ने उसे ओक को सौंप दिया। तो अब मुझे विरिडियन जंगल में सिर्फ एक ही पोकेमोन चाहिए, वो है साइथर। खैर, जब मैं समुराई को यहाँ देखूंगा तो शायद उससे पूछ लूंगा, अभी के लिए मुझे थोड़ी और ट्रेनिंग करनी चाहिए। ऐश ने अपने सभी पोकेमोन को इकट्ठा करते हुए सोचा। उसने उन्हें ट्रेनिंग देने का फैसला किया। बेलस्प्राउट बुलेट सीड सीखने के लिए ट्रेनिंग लेगा, स्पीरो और पिट्जी ने स्टील विंग सीखा, इसलिए उन्होंने टेलविंग सीखने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच पोलिवेग बेहतर हो गया और उसने रेन डांस सीखना शुरू कर दिया। ऑडिश लीच सीड के लिए संघर्ष कर रहा था लेकिन उसमें सुधार हो रहा था, और पिकाचू ने सोने का फैसला किया, जाहिर है उसने यही किया। जब ऐश उनके लिए दोपहर का खाना तैयार कर रहा था, तो उसने पंख निकाला और उसके मन में एक विचार आया, अगर मुझे यह मिल गया है तो इसका मतलब है कि मुझे आई चूज यू फिल्म की घटनाओं से गुजरना होगा। ये कब होगा और क्रॉस की इसमें क्या भूमिका होगी? अभी इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, मुझे उस फिल्म के बारे में ठीक से कुछ याद भी नहीं है। कुछ देर बाद उसके पोकेमोन थक गए, इसलिए उसने उन्हें खाना दिया और आराम करने के लिए कुछ पोकेब्लॉक्स भी दिए। इसी बीच ऐश बैठ गया और खाते खाते सोचने लगा। हमेशा की तरह कुछ पोकेमोन खाने को घूर रहे थे और कुछ ने अपनी किस्मत आजमाई लेकिन नाकाम रहे। लेकिन जब ऐश अपनी आभा संवेदन क्षमता का अभ्यास कर रहा था, तभी उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। वह अलग था फिर भी जाना पहचाना सा, इसलिए ऐश उठा और उस ओर चल पड़ा जहां से उसे कुछ आता हुआ महसूस हुआ था। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच से देखा, एक डोडुओ दौड़ता हुआ आया जिस पर कोई बैठा था। उसने देखा कि किसी के लंबे पीले बाल थे और उसने एक भूसे की टोपी पहन रखी थी, लेकिन इससे पहले कि वह देख पाता कि वह कौन है, डोडुओ रुक गया और वह व्यक्ति नीचे गिर गया और ऐश से जा टकराया। माफ कीजिए, क्या आप ऐश हैं? उस व्यक्ति ने ऐश को पहचानते हुए पूछा। येलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंडरस्कोर। सच कहूं तो मैं भूल ही गया था कि येलो विरिडियन जंगल के अंदर एक गांव में रहता है। मुझे लगा था कि येलो इंडिगो लीग में जाने से ठीक पहले ही आएगा, लेकिन मैं गलत था और अब मुझे अपनी योजना बदलनी पड़ी। साथ ही मुझे शायद अभी यह भी कह देना चाहिए कि अन्य ट्रेनर के लिए पोकेमोन के मामले में मैं उन सभी पोकेमोन का उपयोग करूंगा जिनका उस ट्रेनर ने आधिकारिक तौर पर कहीं भी उपयोग किया है, चाहे वह एनीमे हो, मंगा हो, गेम हो आदि। कुछ मिनट पहले येलो पीओवी ओक अकादमी से स्नातक होने के बाद येलो को लौटे कुछ दिन हो चुके थे। लौटने के बाद उसे पता नहीं था कि वह क्या करना चाहती है। ज्यादातर समय वह अपने चाचा विल्टन की मदद करती या उनके पोकेमोन की देखभाल करती। फिर एक दिन विल्टन ने उससे बात करने की इच्छा जताई। अच्छा येलो, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हें इस बारे में कोई अंदाजा है कि तुम क्या करना चाहते हो? विल्टन ने पूछा। मुझे नहीं पता अंकल, येलो ने अपने ही शब्दों पर थोड़ा दुखी होकर जवाब दिया। विल्टन ने एक पल सोचा, अच्छा तुम्हें पोकेमोन पसंद हैं, तो क्यों ना तुम एक साहसिक यात्रा पर निकल जाओ। तुम्हें पता है मुझे पोकेमोन को चोट लगना पसंद नहीं है, और वैसे भी मेरे पास कोई पोकेमोन नहीं है। और मुझे पोकेमोन पकड़ना भी नहीं आता। येलो ने जवाब दिया। तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम बस घूम सकते हो और जो चाहो सीख सकते हो। और पोकेमोन की बात करें तो डोडुओ को क्यों नहीं ले लेते, कम से कम तुम उस पर सवारी तो कर पाओगे। विल्टन ने डोडुओ को बुलाते हुए और अपना पोकेबॉल आगे बढ़ाते हुए पूछा। क्या तुम मुझे डोडी देना चाहते हो? लेकिन तुम तो उसका इस्तेमाल यात्रा के लिए करते हो, मैं नहीं दे सकता। येलो ने जवाब दिया। तुम कर सकते हो और करोगे भी। डोडुओ तुम्हें ज्यादा पसंद करता है, तुमने तो उसका नाम भी रख दिया है। अब मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया देखो और पता लगाओ कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन बीच बीच में मुझसे मिलने जरूर आना। विल्टन ने डोडुओ का पोकेबॉल येलो को देते हुए यह जवाब दिया। ये देखकर डोडुओ आगे बढ़ता है और येलो के सिर पर अपना सिर रख देता है। दोनों सिर एक साथ चिल्लाते हैं, डोडुओ डोडुओ। ठीक है डोडी, मैं कर दूंगी, डोडी की बात सुनकर येलो ने कहा। उसके पास हमेशा से पोकेमोन को समझने और यहाँ तक कि उनका इलाज करने की क्षमता थी। लेकिन उसने कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके चाचा ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह इस क्षमता को पाने वाली पहली नहीं है। अपना बैग पैक करने और अपने सभी परिचितों को अलविदा कहने के बाद वह विरिडियन जंगल के बाहरी इलाके में खड़ी थी और डोडी उसके बगल में खड़ी थी। अच्छा डोडी, हम शुरू करने ही वाले हैं, येलो ने घबराते हुए कहा और अपने उन दोस्तों के बारे में सोचने लगी जो पहले ही अपनी यात्रा शुरू करने के लिए निकल चुके थे। गैरी, ग्रीन और ऐश। उन्होंने ये कैसे किया? वे यात्रा पर जाने को लेकर इतने आश्वस्त कैसे थे? येलो सोच ही रही थी कि डोडी को हवा में कुछ गंध आई, जिससे वह उत्तेजित हो गया। येलो के सोचते सोचते ही डोडी ने उसे पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ने लगा।
एक सामान्य डोडो 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और डोडी भी अपवाद नहीं था। येलो के घबराते ही वह जंगल में दौड़ने लगा। डोडी, तुम कहाँ जा रहे हो? कृपया धीरे चलो। येलो चीखी, जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए कसकर पकड़ी हुई हो। लेकिन जैसा कि उसने कहा, डोडी किसी व्यक्ति से टकराने से पहले ही रुक गया, लेकिन अचानक रुकने के कारण येलो डोडी की पीठ से फिसलकर सामने खड़े व्यक्ति से टकरा गई। वर्तमान समय में वापस ऐश के दृष्टिकोण से, मैं यहाँ नर्म जमीन पर हूँ, मेरे ऊपर एक पक्षी और एक लड़की खड़ी हैं। पक्षी के मुंह से लार टपक रही थी और लड़की पीली थी और मानो किसी स्तब्ध सी लग रही थी। वह होश में आई और माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो ऐश, मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। देखो, मैं जाने ही वाली थी, लेकिन तभी डोडी ने मुझे पकड़ लिया और भागने लगा, फिर वह रुका और मैं तुमसे टकरा गई। मुझे माफ कर दो, येलो ने बहुत तेजी से कहा। कोई बात नहीं येलो, मुझे चोट नहीं लगी है, और वैसे भी यह एक दुर्घटना थी। ऐश ने उठते हुए और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, ये तो लंबी कहानी है। डोडी और उसके दोनों के बड़बड़ाने की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई, और उसने ऐश की तरफ शर्मिंदा नजर से देखा। ऐश ने अपना सिर हिलाया और उन्हें पास आने का इशारा करते हुए कहा, आइए, मैं हमेशा अतिरिक्त बनाता हूँ, आप लोग खुद ले लीजिए। डोडी पूरी तरह से पोकेमोन के खाने में डूबी हुई थी और येलो को मसालेदार करी की एक प्लेट दी गई। बैठते ही येलो ने अपनी स्टेटस बताई कि वह अपने चाचा के कहने पर घर से निकल रही है और उसे नहीं पता कि वह क्या कर रही है। खाना खाते समय डोडी और येलो को खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि वे दंग रह गए। ऐश सोचने के लिए रुका, मैंने सोचा नहीं था कि येलो भी यात्रा पर निकलेगी। मुझे पता था कि मैं उससे मिलूंगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं होगी। उसकी उपचार क्षमता अच्छी हो सकती है और वह मुझे अपनी उपचार क्षमता को बेहतर बनाने का तरीका सिखा सकती है, क्यों नहीं? ऐश ने येलो की तरफ देखा, जिसने अपना खाना खत्म कर लिया था और डोडी उसके बगल में उसी तरह उसे देख रही थी। ऐश को पसीना आने लगा, उसने उन्हें और खाना दिया और कहा, अच्छा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा भी सकता हूँ। ये सुनकर येलो हैरान रह गई, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? क्या मैं सिर्फ बोझ बनकर नहीं रह जाऊंगी? ऐश ने उसे एक नैपकिन पकड़ाया और आगे कहा, बेशक, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। अब जब तुम खाना खा लोगी, तो मैं तुम्हें पोकेमोन पकड़ना सिखा सकता हूँ। ये कहने के बाद उसने सफाई शुरू कर दी और पोकेब्लॉक्स बांटने लगा। अपने पोकेमोन के खाने के बाद उसने उन्हें वापस पोकेबॉल में डाल दिया ताकि वे थोड़ी देर आराम कर सकें। और फिर वह येलो के पास चला गया। उसने अपना पोकेडेक्स निकाला और येलो को देते हुए कहा, लो, इससे डोडी को स्कैन करो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वह क्या कर सकता है। ये सुनकर येलो ने सिर हिलाया और अपने पोकेमोन को स्कैन किया। अंडरस्को डोडो ओपनर डोडी, इसके छोटे पंखों के कारण उड़ना मुश्किल होता है। इसके बजाय, ये पोकेमोन अपने विकसित पैरों पर तेज स्पीड से दौड़ता है। क्षमता, अर्ली बर्ड हिडन एबिलिटी टैंगल्ड फीट। वर्तमान चालें, गुर्राना, चोंच मारना, बुनियादी त्वरित हमला, बुनियादी बवंडर। अंडरस्को येलो ने जानकारी देखी और उसके मन में कई सवाल उठे। उसने ऐश की ओर देखा, जिसने उसे सब कुछ समझाया। फिर उसने पोकेडेक्स ऐश को वापस दे दिया। अब जब तुम डोडी के बारे में सब कुछ जान चुकी हो, तो तुम्हें बस एक पोकेमोन और एक पोकेबॉल चाहिए। और मेरे पास कुछ हैं। ऐश ने उसे कुछ पोकेबॉल देते हुए कहा। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और उन्हें एक रैटेटाटा दिखाई दिया। ये रैटेटाटा कैसा है? इसे पकड़ना आसान है, ऐश ने येलो से कहा, जिसने सिर हिलाकर सहमति जताई। पहले डोडी को भेजो और उसे अपने किसी एक मूव से हमला करने के लिए कहो, फिर जब वह काफी कमजोर हो जाए तो तुम उस पर गेंद फेंक सकते हो, ऐश ने समझाया, जबकि येलो लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, डोडी, चोंच से हमला करो, येलो ने आदेश दिया और डोडी तेजी से आगे बढ़ा और चूहे पर हमला कर दिया। सीधा प्रहार होने से चूहा पीछे की ओर धकेल दिया गया। रैटेटा ने त्वरित हमले से पलटवार करने का फैसला किया, और येलो, जो तैयार नहीं था, ने उस पर प्रहार कर दिया। नहीं, डोडी, येलो चिल्लाई और ऐश की तरफ देखा। कोई बात नहीं, अगली बार जब कोई पोकेमोन हमला करने वाला हो, तो डोडी को चकमा देने या पलटवार करने के लिए कहना, ऐश ने येलो को शांत करने की कोशिश करते हुए समझाया। येलो ने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, डोडी, क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। ये सुनकर डोडी चीख उठा और उसने तेज स्पीड से रैटेटा पर हमला कर दिया, जिससे चूहा लगभग खड़ा ही रह गया। येलो ने ऐश की तरफ देखा और ऐश ने आह भरी और पास आकर कहा, ये कमजोर है, तुम पोकेबॉल फेंक सकती हो। ठीक है, येलो ने कहा और एक पोकेबॉल उठाकर उस कमजोर चूहे पर फेंक दी जो पलटवार करने के लिए बहुत थका हुआ था। एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, डिंग। हाँ, हमने कर दिखाया। येलो खुशी से उछल पड़ी और डोडी और ऐश दोनों को गले लगा लिया। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि उसने क्या किया, उसने डोडी और ऐश को छोड़ दिया और पीछे हट गई। धन्यवाद, ऐश, येलो ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसे समय में मुझे लगता है कि काश मैं किसी नासमझ शोनन नायक जैसा होता। आप जानते ही हैं कि लोग क्या कहते हैं, जब तक सफल न हो जाओ तब तक दिखावा करो।
ऐश ने पोकेबॉल की ओर चलते हुए सोचा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने उसे येलो को सौंपते हुए कहा, लो तुम इस छोटे से खिलौने के साथ जो चाहो कर सकते हो। येलो ने उसे पकड़ा और रेटेटाटा को छोड़ दिया। हेलो, मेरा नाम येलो है, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा नाम रेट्टी रख दूँ। रेटेटा ने येलो की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रेड टाटा। जैसे ही येलो ने अपने नए दोस्त रेट्टी को थपथपाना शुरू किया, उसने रेट्टी को ठीक करने के लिए अपनी उपचार शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उसे अपनी गलती का एहसास होता और वह ऐश की ओर देखती, ऐश ने ऐसा दिखाया जैसे उसने अभी कुछ देखा ही न हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सवाल कर पाती, उन दोनों को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज सुनाई दी और जंगल से समुराई बाहर आया। या यूं कहें कि समुराई, क्योंकि यही उसका असली नाम है। वह ऐश और येलो दोनों के पास पहुंचा। हेलो, क्या आप दोनों में से कोई पैलेट से आया हुआ पोकेमोन ट्रेनर है? उसने पूछा। हाँ, मैं पैलेट टाउन से हूँ, ऐश ने जवाब दिया, ये जानते हुए कि आगे क्या होने वाला है। ये सुनकर समुराई ने अपनी नकली तलवार निकाली और ऐश की ओर तानते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हें पोकेमोन युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। येलो बुरी तरह डर गया। हाँ, जरूर हम लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों को चुनौती देने के लिए नकली तलवार का इस्तेमाल मत करना, वे इसे गलत समझेंगे, ऐश ने अपनी उंगली से तलवार को दूर धकेलते हुए कहा। समुराई पलकें झपकाता है और शर्मिंदा होकर अपनी तलवार म्यान में डाल लेता है, फिर एक पोकेबॉल निकालता है और अपने पिंसिर को उसमें भेज देता है। ऐश ने अपने बैकपैक में देखा तो पाया कि पिकाचू अभी भी सो रहा था, इसलिए उसने बैग येलो को दे दिया और पिज्जी का पोकेबॉल बाहर निकाला। पिंसिर आगे बढ़ो और टैकल का इस्तेमाल करो। पिजी, आसमान में उड़ो और टेलविंड का इस्तेमाल करके उसे वापस पकड़ लो। और उसके पंजों से दूर रहना। ऐश ने आदेश दिया। पिंसिर पक्षी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता, पिज्जी आसमान में उड़ गया और हवा का एक तेज झोंका छोड़ा और उस स्पीड का उपयोग करके कीड़े को वापस मार दिया। उसे चिमटे से पकड़ो और भूकंपीय उछाल का प्रयोग करो, समुराई ने आदेश दिया। पिंसर ने अपनी बाहें खोलीं और जैसे ही उसे चोट लगी, उसने पिज्जी को पकड़ लिया और हवा में उछल गया। नीचे गिरते ही पिंसर ने मिचिनोकू ड्राइव का इस्तेमाल किया। दोनों पोकेमोन अपेक्षाकृत कमजोर लग रहे थे। पिज्जी, क्या तुम चलते रह सकते हो? ऐश ने पूछा, और उस नन्हे पक्षी ने सिर हिलाकर सहमति दी। तो फिर अपने पंख फड़फड़ाओ और रेत के हमले का इस्तेमाल करके वापस हवा में आ जाओ। पिज्जी ने अपने पंखों को जमीन पर पटका जिससे रेत उस कीड़े की आंखों में चली गई। अब इस स्टील विंग का उपयोग करके इसे पूरा करें। पिंसिल का इस्तेमाल मत करो, हॉर्डन का इस्तेमाल करो, समुराई घबरा गया। जैसे ही पिज्जी के पंख चांदी जैसे हो गए, पिंसर ने खुद को सख्त करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आपस में टकराए, धूल का एक बादल प्रकट हुआ और पिंसर उसी में खड़ा रहा। पिंसर, क्या तुम ठीक हो? समुराई चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, पिंसर गिर पड़ा। उसने आह भरी और पिंसर को वापस उसकी गेंद में रख दिया। एक को तो तुमने हरा दिया, लेकिन दूसरे का क्या करोगे? उसने ये कहते हुए दूसरी पोकेबॉल निकाली और उसमें से एक मेटापोड निकला। अब तुम असली डर देखोगे, मेटापोड हॉर्डन का इस्तेमाल करो, समुराई ने आदेश दिया। पिज्जी ने ऐश की तरफ सच में वाले भाव से देखा। ऐश ने बस कंधे उचकाते हुए कहा, फिर से स्टील विंग का इस्तेमाल करना। पिज्जी थका हुआ लग रहा था और उड़कर नहीं, बल्कि चलकर आया। उसने बस एक स्टील का पंख इस्तेमाल किया और मेटापोड तुरंत नीचे गिर गया। उसने मेटापोड को वापस अपनी पोकेबॉल में रखा। अब मेरे आखिरी पोकेमोन का समय आ गया है। उसने ये कहते हुए एक आखिरी पोकेबॉल निकाली और उसमें से एक साइथर को बाहर निकाला। ये देखकर पिज्जी फिर से गंभीर हो गया और ऐश तैयार हो गया। पिज्जी, फेदर डांस का इस्तेमाल करो और फिर सैंड अटैक करो। पिज्जी ने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए, जिससे कुछ पंख निकले और रेत उड़कर साइथर पर फेंकी गई। रेत साइथर को लगी, लेकिन वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखा। अब ऊर्जा केंद्रित करो, फिर तेजी से हमला करो। इतना कहते ही साइथर तेजी से आगे बढ़ा और पिज्जी पर निर्णायक वार किया। पिज्जी मुश्किल से खड़ा रह पाया। पिज्जी, बस करो, ऐश ने पिज्जी को वापस लाते हुए कहा और स्पीरो के लिए गेंद निकालकर उसे मैदान में भेज दिया। तुम्हारा पहला पोकेमोन गिर गया है, अब बाकी भी गिरेंगे। अब साइथर, फिर से तेजी से हमला करो, समुराई ने आदेश दिया। स्पीरो, डबल टीम का इस्तेमाल करो और फिर ऊपर उड़ जाओ, ऐश ने आदेश दिया। जैसे ही स्पीरो ने हमला किया, उसके पीछे कई क्लोन आ गए, जिससे साइथर भ्रमित हो गया। स्काइथर फ्यूरी कटर का इस्तेमाल करो, जितने हो सके उतने हासिल करो। स्पीरो, पैक का इस्तेमाल करो, अंदर जाओ और फिर बाहर आ जाओ, उन्हें यह मत देखने दो कि तुम कौन हो, ऐश ने आदेश दिया। इस समय तक पिकाचू जाग चुका था और लड़ाई देख रहा था। चूंकि स्पीरो लगातार पैक का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए साइथर उस पर हमला करने में असमर्थ रहा, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया। बहुत बढ़िया, अब इस स्टील विंग को पूरा करो। और इससे पहले कि समुराई जवाबी कार्रवाई कर पाता, स्पीरो ने स्काइथर पर हमला कर दिया और वह बेहोश हो गया। ये देखकर समुराई ने अपने पोकेमोन को वापस लौटा दिया और आगे बढ़ गया। आप वाकई एक योग्य ट्रेनर हैं, पहले टाउन के अन्य ट्रेनर की तरह ही।
वो लड़ाई अच्छी थी, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो बता दूं कि आपको अपना साइथर कहाँ से मिला। ऐश ने पूछा। खैर, तुम विजयी हुए हो, इसलिए तुम्हें ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि उत्तर दिशा में थोड़ी दूर पर स्काइथस का एक समूह छिपा हुआ है। लेकिन सावधान रहना, उन सभी से एक साथ मत लड़ना, समुराई ने चेतावनी देते हुए कहा। ऐश मुस्कुराया और समुराई से हाथ मिलाते हुए बोला, धन्यवाद और अगली मुलाकात तक मैं सावधान रहूंगा। जी हाँ, हम एक दिन फिर मिलेंगे।